फिल्म उतनी बड़ी कामयाब नहीं हुई और उसके बाद 3 साल फिर मैं घर बैठा रहा। फर्स्ट ट्रायल हुई तो आई रिमेंबर कि कुछ 50 एक लोग रहे होंगे और उन्होंने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि फ़िल्म अच्छी है, बुरी है। उनका एक था कि ये क्या बनाया है। वेलकम थी, इट वाज़ अ लव स्टोरी इन माई माइंड कि मैं लव स्टोरी बनाऊँगा विद अक्षय एंड कतरीना। तो वेलकम की जिस दिन ट्रायल हुई तो कुछ 100-150 लोग थे एंड दे वाज सिटिंग ब्लैंकली। मैं साइड में खड़ा होता, कोई हंसी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। धोनी साहब ने कहीं एक इंटरव्यू में कहीं कहा था कि यार अनिल मेरे से खफा है क्योंकि जी। मैंने नो एंट्री 2 का स्टार कास्ट अनाउंस कर दिया है, नए लोग आ चुके हैं और अनिल बहुत नाराज है मुझसे। जी, क्या हो रहा है नो एंट्री 2 के साथ? मुझे लगता है कि अनिल जी का खफा होना बिल्कुल जायज़ है। हेरा फेरी 3 जी। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिरोज और आपके बीच में अनबन नहीं हुई थी? क्योंकि बहुत सुना नहीं, था। बिल्कुल अनबन हुई थी, क्यों नहीं? अनबन हुई थी। इसलिए ये कुछ मनी को लेके इश्यूज़ थे। हेलो दोस्तों, आई एम अनीस बज़मी। मैंने सिद्धार्थ कनन साहब के साथ बहुत खुलकर, दिल खोलकर बातें की है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सब्सक्राइब हिज यूट्यूब चैनल नाउ। बहुत मज़ा आने वाला है। 1977 में इंडस्ट्री में एक लड़का आया जिसने एक्टिंग से शुरुआत की। 47 इयर्स लेटर फिल्में हिट पे हिट। कुछ फिल्में चलती है, कुछ फिल्में नहीं चलती, पर एक चीज लोग हमेशा कहेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री को वापस रिवाइव किया अनीस बाज़मी ने। कैसे बड़े भैया? नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बस बहुत अच्छी तरह। ये 77 में मैंने सुना कि आपने फिल्म किताब में एक्टिंग की थी क्या? हाँ, मैंने एक्टिंग की थी। 1-2 और फिल्मों में भी एक्टिंग की मैंने। नसीब बच्चन साहब। हाँ, नसीब एक फिल्म और भयानक थी। ऐसे 3-4 फिल्मों में मतलब मैंने थोड़ा बहुत छोटा-मोटा काम किया मैंने। तुम्हारे एक्टिंग का चस्का था पहले? नहीं, 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 मुझे बिल्कुल ना एक्टिंग का चस्का था, ना फ़िल्म लाइन का चस्का था। मुझे कुछ ना कुछ काम करना था और एक्चुअली फ़िल्म लाइन में तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ कि मैं एकदम जिसको कहते हैं कि इत्तेफ़ाक से आया। मेरा जो छोटा ब्रदर था, वो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, तो उसकी कुछ फ़ोटोज़-वोटोज़ जब मैंने देखे तो मुझे लगा यार इस बच्चे को काम ज़रूर करना चाहिए, ये तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं 1-2 जगह वो फ़ोटो लेके गया। अब इत्तेफ़ाक की बात है कि वो बोले नहीं ये थोड़ा छोटा है, तुम करोगे? तो मैं तो ऐसे मतलब अचानक से और बिना प्लान एंड कुछ ऐसा था नहीं एंड मैं बोला चलो ये भी कर लेते हैं, थोड़ी मुलाकात होगी, फिर अपने ब्रदर को मैं कुछ रिकमेंड करूँगा। तो 1 फ़िल्म हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, ऐसा सब शुरू हो गया। बड़े छोटे भाई के चक्कर में आपको 2-3 रोल मिल गए। जी, 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 जी। और क्या वो नसीब होते हैं मुझे लगता है हर चीज़ का कि आप प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ है कभी-कभी। तो मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और मतलब जहाँ पे भी आज ज़िंदगी लेके आई है, आई एम वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी। अनीस भाई, ये जो सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, जी। हम मासूमियत की बात कर रहे हैं, ये आपके फैमिली बैकग्राउंड से आता है? सुना था कि आप गुजरात में थे, जी, आपके पिताजी पोएट थे, जी। तो ये फैमिली बैकग्राउंड से आया है? नहीं देखिए क्या है मेरा मतलब मेरे जो फ़ादर हैं वो हमेशा से राइटर हैं, राइटर थे, शायर थे और शायर लोग कैसे होते हैं आपको पता है। तो वो उन्हीं के साथ मेरी संगत रही और मैं बहुत छोटा था, मेरे ख़्याल से 6-8-10 महीने का रहा होऊँगा तब मेरे अब्बा जो हैं वो बॉम्बे आ गए थे एंड थोड़े हालात भी अजीब से ही थे। तो 11 महीने यहाँ, 11 महीने वहाँ, 11 महीने यहाँ, मैंने काफ़ी 30-32 घर चेंज किए होंगे। तो मेरे फ़ादर जो हैं वो अपने सारे दोस्तों जो सारे शायर हैं उनके साथ बैठते थे और जो शायर जितने थे वो कोई 30 का, 40 का, 50 का उस एज के और मेरा बचपन उनके साथ गुजरा। तो मेरा जो राइटिंग में आप ये कह सकते हैं कि जो शौक़ हुआ या आज जो भी हल्का-फुल्का मैं लिख सकता हूँ, शायद वो वही बैकग्राउंड है मेरे। ये जो है वालिद जो है, ये उनका दिया हुआ है सब कुछ। पर बड़े भाई, ये 32 घर आपने क्यों बदले? नहीं मतलब किराए पे अगर आप हैं और 11 महीने के बाद जब किराया डबल हो रहा है या थोड़ा और बढ़ रहा है और अगर आप नहीं दे सकते तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है दूसरा घर अपने बजट का लिए बिना। अभी आप हंस रहे हो, उस वक्त हंस रहे थे इसी नहीं, मैं सिचुएशन में? हमेशा हँसता रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है कि जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हँसी बन जाती है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो खैर मैंने काफ़ी मुश्किल हालात देखे, मुश्किल वक़्त गुज़ारा है एंड
एक ऊपर वाले पे हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास रहा है, तो मुझे लगता था हमेशा कि जो भी वक्त है ठीक है, ये अच्छा हो जाएगा। तो आई वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एंड अभी भी वो है कि अगर कुछ रॉन्ग होता है, कुछ प्लान किया हुआ नहीं होता है, तो मुझे दुख नहीं होता। मुझे लगता नहीं ये कुछ जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंसान की समझ जो है वो एक लिमिट तक ही है। इंसान की समझ वो है कि भाई आप उसे कहें कि आप जानवर है तो गुस्सा हो जाता है, अगर आप कहें आप शेर है तो वो प्यार, तो उतनी समझ है, तो वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। तो मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ हर चीज़। पर मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, जी। ये मुश्किल हालात जो आपके थे, जी। थोड़ा बताइए ना उसके बारे में, आई लव टू नो। नहीं, मुश्किल हालात ये है कि अब्बा जो है मेरे वो थे शायर, और शायर लोग जो हैं वो पूरे दिन शायरी करते हैं। तो ईद के दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ईद की रात को कुछ चक्कर करके अब्बा कुछ ले आए और हम जाके रात को 2 बजे कपड़े खरीदते थे। ये सिलसिला बहुत बरसों तक चलता रहा है। और अब ईद के टाइम पे बिंदास। नहीं, अभी तो मतलब ऊपर वाले का बहुत करम है, तो अभी तो जब बच्चों को जो चाहिए होता है और मैंने खुद ने इतनी महरूमी देखी है, इतना खालीपन देखा है कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा-सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हातिम ताई की तरह हूँ, इतना बड़ा कि जो उनके मुँह से निकला अच्छा ठीक है चलो कर लो। क्योंकि आपने इतना कुछ देखा हुआ है जी। लाइफ में, क्या इसी वजह से आपकी फिल्मों में इतने सारे कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, हंसी मजाक होता है, इसी वजह से? मुझे लगता है कि ट्रेजेडी जब बहुत बढ़ जाती है तो वो कॉमेडी बन जाती है। तो मैंने जो भी हालात मेरे गुज़ारे उसमें कोई भी, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़रूरी था, शायद ऊपर वाला मुझे कुछ ये करवाना चाह रहे थे, इसलिए ये सब मुश्किल हालात, मुझे इतनी मुश्किलों से गुज़रा हूँ मैं कि अब मुझे मुश्किल लगती नहीं है, और मुझे बहुत हँसी भी आती थी उस वक़्त में भी। तो आज मैं जो लिखता हूँ तो मैंने देखिए कि मेरी सिचुएशंस हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सीरियस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नो एंट्री की हम बात करें तो वो 3 लोग लटके हुए हैं और वो मरने वाले हैं। दे आर नॉट डूइंग कॉमेडी, बट उनकी मुसीबत दूसरों को लेके बहुत कॉमेडी है। हमारे वेलकम के अंदर पूरा घर ऐसा झूल रहा है और वो गिरेगा, उसमें 25 लोग हैं जो मरने वाले हैं, एंड दे आर नॉट डूइंग कॉमेडी, बट द सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि अरे यार इतनी हंसी आती है। तो मुझे लगता है कि एक डॉन है जिसकी बहन की शादी नहीं हो रही है, बहुत ही संजीदा बात है, और इसलिए नहीं हो रही कि वो खुद बहुत बदनाम है, लेकिन वो इतनी उसकी संजीदगी अपनी जगह है, बट उसका बेचारे का ये हो चुका है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, इज़्ज़त पे थोड़ा स्ट्रेस देता है, इज़्ज़त है, एक बहन है बस बात। तो वो चीज़ें जो है वो किस तरह फिर कॉमेडी में ढलती है। तो मुझे तो उठते बैठते चलते जागते लोगों से बात करते हुए भी बहुत सारे डायलॉग जो है मेरे वो पंच लाइन चलते रहते हैं। मैं खुश रहना पसंद करता हूँ और मेरे तरफ जो लोग हैं उनको मैं खुश रखना चाहता हूँ। मैं फ़िल्में भी जो बनाता हूँ तो मेरे पहली कोशिश ये होती है कि मुझे नहीं पता इस फ़िल्म का अंजाम क्या होना है, पूरी कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी फ़िल्म बनाने की। लेकिन हाँ, जो जुड़े हुए लोग हैं अगर वो बरसों बाद भी उस फ़िल्म के बारे में जब सोचें तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आए कि नहीं यार सफ़र बहुत अच्छा था, उस फ़िल्म का सफ़र बहुत अच्छा था। देखा जाए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे टू द लेजेंडरी राज कपूर साहब, उनसे मुलाकात कैसे हुई? मैं उसके पहले बहुत मैंने कुछ काम किया था। मैं साउंड रिकॉर्डिंग में था, फिर मैं एडिटिंग में था, मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था, और मैं ये सोच रहा था यार ये बार-बार नौकरी चेंज करनी पड़ रही है, क्या चाह रहा है ऊपर वाला? उस वक़्त देखिए मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शायद ऊपर वा ये सारी चीज़ें जिसमें मैंने काम किया है, अब एज़ अ डायरेक्टर मेरे बहुत काम आ रही हैं। तो वो मुझे लग रहा था कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, क्यों ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। ये ऊपर वाले का एक प्लान था कि नहीं हर चीज़ के बारे में इसे थोड़ी-थोड़ी नॉलेज हो जाए, बिकॉज़ एक जो बड़े काम पे इसको लगाना है जिसे कहते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन। तो ये मैं सब कर रहा था। तो राज साहब के साथ मौका ये मिल गया कि चलो भाई एक बार उनके साथ जो फ़िल्म बना रहे थे प्रेम रोग, तो उसमें मौका मिला, और वो मतलब ये था कि ये वो सपना था जो हमने देखा भी नहीं था और वो पूरा हो गया। तो वो जो 4 साल जो है ज़िंदगी के 3 साल, वो कहाँ बीते, कैसे बीते, बिल्कुल ऐसा था कि बस खुशी का आलम, क्योंकि जिनको लोग मतलब दूर से देखने के लिए तरसते थे, उनके साथ हमें बैठने का मौका मिल रहा है इतने बड़े इंसान के साथ, और समझने का मौका मिल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो इट वाज़ मतलब लोग स्कूल में पढ़ते हैं, मैं यूनिवर्सिटी से होकर आया हूँ, वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। क्या वो गुस्सैल किस्म के इंसान थे? हमें कुछ गड़बड़ी होगी सेट पे तो सुना देते थे? गुस्सा मतलब मुझे लगता है बहुत छोटा लफ्ज़ है उनके लिए।
ही वॉज मतलब टेरर। हमें याद है मतलब कि अगर साहब का मूड ठीक नहीं है और अगर उन्होंने कहीं चिल्लाया है तो बाकी पूरा जो 400 आदमी होते थे सन्नाटा, अगर आपने एक सुई गिराई है तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। इतना वो फिल्मों में जो है उनका एक अलग रूप था कि जी बड़े भोले बात, बहुत भोले, बहुत सब कुछ था, लेकिन एक ये है कि उनका टेरर बहुत था और हम असिस्टेंटों की तो रूहें काँपती थी। तुम्हारे आप पे भी चलाया है क्या? हाँ, बहुत मरतबा, मतलब उसके अनगिनत इंसिडेंट हुए हैं, नाराज़ भी हुए हैं, गुस्सा भी हुए हैं। गुस्से में एक दिन हमें जो है उन्होंने बोला कि वैसे उनके साथ हम प्लेन में ही जाते थे, 5 स्टार होटल में ठहरते थे। वो अलग बात है कि हम सारे असिस्टेंट चाहते थे कि भाई हमको 5 स्टार होटल में मत रखिए इनके पास, हम कहीं छोटी सी होटल में रह लेंगे, लेकिन इनका कब क्या मूड होगा। हाँ, तो लेकिन खैर तो प्लेन में भी जाते थे और मतलब राज साहब के असिस्टेंट है तो उस बात की बहुत बड़ी इज्जत थी। लेकिन एक दिन कोई गलती हो गई और उन्होंने बोला कि भाई प्रोडक्शन वालों को, तो प्रोडक्शन वाले आए कि भाई आपको ये इस बार प्लेन में नहीं जाना है। हम जा रहे थे, शायद मैसूर जा रहे थे बॉम्बे से, और ये एक जोंगा है जिसमें लाइटें वाइटें थी, इसमें सारे असिस्टेंट जाएंगे। तो ये सब बैठ गए हम लोग, और वो आरके से ऐसे यू टर्न करके जब निकली तो उसका कुछ साइलेंसर वाइलेंसर गिर गया। तो उस वक्त से ही मेरा वो जो आप बोल रहे पंच लाइन, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि मैसूर और कितनी दूर है। अभी खाली टर्न करके आया है। हम लोग खैर 3 दिन बाद पहुँचे, और एक ये था कि चलो अभी 3 दिन बाद पहुँचे हैं, साहब कैसे करेंगे शूटिंग, क्योंकि हम 5 असिस्टेंट यहाँ हैं। तो जब होटल पहुँचे तो न्यूज़ मिली कि शूटिंग तो 2 दिन से चल रही है, एंड देयर वाज नो वन, कोई असिस्टेंट नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हम लोग भाग कर पहुँचे शूटिंग पर। शूटिंग चल रही है अच्छी तरह से, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, बाकी सारी दुनिया को उनकी ज़रूरत थी। क्या बात है, माने किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखते नहीं, थे। नहीं। शो मस्ट गो ऑन जिसे कहते हैं ना। बहुत बहुत तो उनके कोई डिपेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं। वो हर हालात, जिस भी हालात में उनको जो करना है वो शूटिंग, फिल्म बनाना उनका जुनून था, उनका पैशन था, और उस जुनून और पैशन में जो भी आएगा वो पिस जाएगा। तो पहली फिल्म प्रेम रोग, जिसमें ऋषि कपूर साहब, जी, जी, पद्मिनी जी, कोल्हापुरी जी, उनके शम्मी साथ कपूर साहब, कुलभूषण खरबंदा, राधा मुराद, सुषमा सेठ, नंदा जी, तनुजा जी, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, लॉट ऑफ पीपल। तो उनके साथ कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाए कि नहीं, कि माने असिस्टेंट थे, माने तो आते आप जाते थे, आते जाते थे, या उनके साथ रिश्ते भी बनाए इन एक्टर्स के साथ आपने? रिश्ते मतलब ये है कि आई वॉज वेरी यंग, आई थिंक आई वॉज 16-17। तो एक वो चहितापन सब में था कि अरे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। तो उतने में जो रिश्ते बन पाए, और आई वॉज 7th और 6th असिस्टेंट, में क्लैप दिया करता था, तो इतनी तो बात नहीं थी कि मैं कुछ बात कर सकूं। तो लेकिन एक अच्छे माहौल में बाकी सब जो है उनके साथ बड़ा अच्छा माहौल रहा। स्वर्ग स्क्रिप्ट राइटर जी, गोविंदा, राजेश खन्ना जी, जूही चावला, परेश रावल, या लॉट ऑफ पीपल। कुछ मेमोरीज है उसके? नहीं, वो बड़ी स्पेशल फिल्म है, इसलिए कि वो मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग तीनों लिखे थे। एंड 90 में शायद ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, एंड इट वॉज अ ह्यूज हिट। इसके डायलॉग्स की कैसेटें बनी थी, एंड थिएटर्स के अंदर लोग डायलॉग्स पर ऐसे पैसे वैसे फेंका कर, वो ज़माने भी अलग थे जब वो पैसे भी फेंका करते थे। तो वो, और जो काका जी ने जो परफॉर्मेंस दिया था, गोविंदा ने जो काम किया था, मतलब वो कमाल एक्टर थे और कमाल फिल्म थी। एंड डेविड धवन की जो है पहली बहुत बड़ी हिट फिल्म थी वो, तो उस पिक्चर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जब आपको पता चला कि स्वर्ग इतनी बड़ी हिट है, जी, लोग सीटियां बजा रहे, कैसेट सुन रहे हैं, जी। हाँ, क्या फाइनली वो सक्सेसफुल स्टैंप आ गया अनीस बाज़मी पर? क्या आप कहोगे वो आपका पहला बड़ा सक्सेस था? दैट वॉज अ फर्स्ट सक्सेस, यस। बट आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो, जैसे मैं बता रहा था कि मैं जिस तरह का था, मुझे और उसके बाद 10 फिल्में जब सुपरहिट लगी, तब तक मुझे एहसास तो कभी भी नहीं था कि हम बिग राइटर, लोगों को ये लगता था, बट मुझे एहसास बहुत बाद में हुआ। शायद मैंने कुछ 20, 25, 30 फिल्में लिखी होंगी, उसके बाद पहली मरतबा थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ मुझे। तो ये एक मेरा, आप किरदार बोलिए, मेरा कैरेक्टर बोलिए, या मेरा इनोसेंस बोलिए, वॉटेवर, बट मैं ऐसा ही था। तो मुझे फिल्म अगर बहुत बड़ी हिट हुई है, नेक्स्ट डे बिल्कुल, हाँ चलो भाई अब दूसरा काम करना, ये हो गया, चलो अभी तीसरा काम करना है। तो मैं इस तरह ही काम करता रहा हूँ सारी ज़िंदगी, आज भी टच वुड। मुझे फिल्म अगर बहुत बड़ी, जैसे भी
नो एंट्री हुई थी, वेलकम, सिंह इज किंग, अभी ये हमारी फिल्म अपना भूल भुलैया। सेकंड टाइम वाज नॉर्मल। वो एक दिन बहुत टेंशन रहती है, जाओ ये थिएटर में देखो, ये थिएटर में देखो, यहाँ देखो, रिएक्शन देखो, ये देखो। बट उसके बाद नेक्स्ट डे आई एम ऑन अनदर जॉब। सर मैंने नोटिस किया वो फिल्मोग्राफी में जो आपकी है उसमें लिखा है कि प्रेम रोग, जी। फिर स्वर्ग। 8 साल का गैप था क्या बीच में? नहीं, 8 साल में आपको बताया ना, मैं और काफ़ी डायरेक्टरों के साथ आई वॉज असिस्टेंट। उसके बाद मैंने कुछ 5 या 6 बड़ी खूबसूरत फिल्में मैंने गोस्ट राइटिंग की। गोस्ट राइटिंग माने आपने लिखी, क्रेडिट किसी और को मिला? मुझे पैसे मिले, मुझे कोई शिकायत नहीं, उस टाइम मुझे पैसों की ज़रूरत थी। बट ऑनेस्टली बताइए, मैंने सुना और मैं विश्वास रखता जी। हूं कि एक राइटर को पैसे से ज्यादा कभी कभार वो नाम चाहिए होता है, पर आप ओके थे कि नाम नहीं आए नाम पर तो पैसे देखिए, मिले? नाम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर मैंने ही फैसला किया है कि ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे पैसे दे दीजिए, तो उसके बाद मुझे कोई शिकायत नहीं रही। कई लोग मुझसे पूछते भी कि कौन सी फिल्में थी, मैंने आज तक ज़िंदगी में जिक्र नहीं किया, इसलिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच के, कि उन्होंने कहा भाई ये होगा, ये होगा। तो मैंने किया, मैंने बहुत 5-6 अच्छे खूबसूरत फिल्में लिखी, तभी मेरा विश्वास जागा कि नहीं मैं फिल्म लिख सकता हूँ। एंड देन आई गॉट अ चांस इन स्वर्ग। सर बताइए, मैं वापस ये गोस्ट राइटिंग समझना जी चाहता हूं जी प्रॉपर्ली, जी ठीक है? जी जी यानी आपने लिखी है, जी हाँ क्रेडिट किसी और को मिला जी। है। क्या वो भी इन्वॉल्व थे राइटिंग में? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल। थोड़ा बहुत, हाँ, मतलब हाँ। 10-20%। या बट उनको सक्सेस मिलता था। जी। जब उनको सक्सेस मिलता था आपको कोई टेंशन नहीं था तब? नहीं, मुझे लगता है कि यार उन्होंने जो मुझे वादा किया कि ये आपको पैसा देंगे, दे हैव गिवन मी दैट मनी, और मुझे उस टाइम मंजूर था। तो जब उस टाइम मंजूर था, तो वो कुछ हिट होने के बाद या कुछ होने के बाद मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, वो मैं इंसान नहीं हूँ। अगर वो फ्लॉप होती तो मुझे बड़ी खुशी होती कि चलो यार इनके, वो ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। पर उस वक्त मकसद था पैसा। या आप बिकॉज clear आई थे वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन एंड आई मतलब नीडेड मनी, एंड दे हैव फुलफिल्ड, बोले ये लीजिए, एंड आई वॉज हैप्पी, ठीक है। हलचल डायरेक्टोरियल डेब्यू, या अजय देवगन, काजोल। जी। आसान था वो पूरा जर्नी? नहीं, मुश्किल होती है पहली फिल्म के अंदर, कि आपको क्या बजट मिलता है, प्रोड्यूसर कौन मिलता है और क्या। बट हाँ, इतना ज़रूर था कि मेरे लिए फिल्म बनाना और फिल्म करना आसान था, बिकॉज़ मैंने उस टाइम तक काफ़ी फिल्में लिखी थी और मैं कोई जल्दी में नहीं था कि मुझे पिक्चर करनी है, बट लोग चाहते थे कि मैं डायरेक्ट करूँ, मैंने किया। अजय देवगन से इसलिए मेरे बहुत ख़ास ताल्लुकात है दिलों से, इसलिए कि अजय देवगन के लिए मैंने स्पेशली अजय देवगन के लिए कोई फिल्म उसके पहले लिखी नहीं थी, और जब प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भाई अनीस को हम डायरेक्टर लेना चाहते, तो ही वॉज रेडी, या वेरी गुड। तो वो एक अजीब सा प्यार है उसके लिए। मेरी फिल्में जो शुरू हुई उसमें पहला हीरो है वो, तो वो एक जो ख़ास जगह अजय की मेरे दिल में है, वो हमेशा शायद सारी ज़िंदगी रहेगी। और काजल थी और फिल्म बनाई, फिल्म उतनी बड़ी कामयाब नहीं हुई, और उसके बाद 3 साल फिर मैं घर बैठा रहा, मैंने लोगों की फिल्में लिखी और चलता रहा। तो वो फिल्में जो आपने लिखी वो फ्लॉप के बाद, जी। वो भी गोस्ट राइटिंग थी? नो, दैट टाइम, उस टाइम तक मैं आई वॉज अ फुल फ्लैच मतलब राइटर, एंड बहुत लोगों के हिसाब से कि नहीं, इज़ अ नंबर 1 राइटर, गुड राइटर, बिग राइटर, वो उसमें तब राइटिंग की तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। वो जो 3 साल आप बैठे थे, जी, आई वॉज राइटिंग, You were writing. या बट वो जो पहला नॉट सो बड़ा हिट, या जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं टर्मिनोलॉजी, फ्लॉप, जो भी कहो आप उसको, वो हर्ट किया आपको? नहीं, मुझे लगा कि यार मैं कहीं रॉन्ग हो गया हूँ, और कोई बात नहीं, दूसरी पिक्चर बनाएंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे अपनी काबिलियत पे कभी भी शक नहीं रहा। जब मैं कुछ नहीं था तभी भी मैं जानता था कि नहीं, जिस तरह मैं मेहनती हूँ, जिस तरह में एक काम की लगन है, जितना ईमानदार मैं हूँ और जितना पैशन जुनून मेरे साथ है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कहीं कुछ भी नहीं हो। मैं कहीं ना कहीं ठीक अच्छी जगह पहुँचूंगा, ये ऑलवेज मेरे था। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद मुझे लगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। इसके पहले शायद 20-25 फिल्मों के अंदर आई वाज इन्वॉल्व जो बहुत बड़ी हिट रही हैं। बेशक मैं उसमें राइटर था, लेकिन जब राइटर डायरेक्टर साथ में काम करते हैं तो कई मरतबा आपको पता नहीं होता कि जो बहुत अच्छा डायलॉग आपने लिखा है वो शायद आपने लिखा, वो डायरेक्टर ने बताया है, और कुछ और शॉर्ट चीज़ें जो है शायद वो डायरेक्टर ने लिए, वो एक राइटर का सजेशन होता है। इट्स अ टीम वर्क। तो मुझे ये लगा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी फिल्म करेंगे यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड देन आई रोट प्यार तो होना ही था, अजय देवगन, काजोल अगेन।
तो अब देखिए उनका मेरे पे क्या विश्वास था कि पहली फिल्म उनकी नहीं उतनी चली, अजय एंड काजल दोनों थे, लेकिन सेकंड पिक्चर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ उसी जज्बे उसी जोश से की, बिकॉज उन्होंने काम के वक्त देखा कि नहीं इस आदमी का पैशन बहुत है, जुनून बहुत है, इसको बेसिक समझ है और इतनी फिल्में लिखा है, और कभी कभी कोई फिल्म चलती है नहीं चलती, वो सब होता है। इनफैक्ट वो फिल्म में मुझे याद है कि रेमो फर्नांडिस या, का गाना था जो जी। टाइटल सॉन्ग था, पर एक चीज था जो हम लोग नोटिस करते, क्योंकि मैं लखनऊ से था, ता ता प्यार तो होना ही ता। अगर कोई और डायरेक्टर तो बता रहे नहीं यार ये ता नहीं था होना चाहिए, था होना चाहिए, वो अपने अलाउ कैसे किया और उसको रखा कैसे? आई रियली वांट टू नो, और इतने सालों बाद मैं पूछ रहा हूं यार। वी वांटेड टू चेंज दैट साउंड एंड वो उनको कोशिश भी की, बट वो नहीं हो पाया उनसे। एंड आफ्टर 10-12-15 बार सुनने के बाद मुझे लगा यार ये बहुत अच्छा, जब अजीब साउंड कर रहा है and अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। उस पिक्चर में ये भी हुआ था कि वो ऐसा पहला गाना आप समझ लीजिए जिसके अंदर फिर पूरे गाने में वो मुखड़े में कुछ भी नहीं अलावा फिल्म के टाइटल के, क्योंकि जब मुखड़ा हम लोगों ने सोचा कि इसको करेंगे तो 3-4 राइटरों से लिखवाया, लेकिन जब लिखकर वो आता था तो वो शायद साउंड वो उतना मज़ा नहीं आता था। जब वो जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर जिस तरह सुनाते थे मुझे म्यूज़िकली ता ता तरम पम 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 पम, तो अब वो साउंड के साथ तो मुझे लगा नहीं, बोले नहीं सर ऐसा कैसे होगा कि कुछ भी नहीं है, खाली एंड पे चौथी लाइन है प्यार तो होना ही था। तो नया अजीब सा है ये, कुछ अजीब, मैंने बोला अजीब सा नहीं है, नया है, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है साउंड। तो ये सब मुझे लगता है कि एक डेयरिंग भी होनी चाहिए और एक कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एंड एक कैलकुलेटिव रिस्क जो आप लेते हैं एज ए मेकर, वो सब होता है मिक्स, एंड समटाइम इट वर्क्स। इनफैक्ट इट वर्कड, क्योंकि Yeah, आज 100%। इतने सालों बाद हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि लोग बोलते थे था अगर था होता तो शायद हम बात नहीं करते। यस, और लोग ऐसे गाते भी थे जी जी जब जी, पार्टियां होती थी हमारे घरों में, हाँ। और वो हम लोग ता करके गाते भी थे उसको। Yeah. वो आपका पहला हिट था एज अ डायरेक्टर। या दैट वाज माय सेकंड फिल्म। एंड क्या फीलिंग थी, क्या हुआ उस वक्त? क्या आप फोन में जैसे लोग होते ना, हिट हो रही है कि नहीं, क्या रहा पता नहीं सब? नहीं, मुझे ज़िंदगी में वो कभी भी परेशानियां नहीं रही। मैं हमेशा जो है फिल्म रिलीज़ के आखिरी लम्हे तक मैं जितना कर सकता हूँ फिल्म के लिए वो मैं करता हूँ, एंड देन आई लिव इट टू द ऑडियंस। या सरेंडर कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश, मुझे बस उतना दुख नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैंने इसमें काम ही नहीं किया था, मेहनत ही नहीं की, तो मुझे वो कभी भी वो हमेशा ही सेटिस्फेक्शन रहा। जो फिल्में एक दो जो नहीं भी चली उसमें भी कि नहीं यार मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत की, ठीक है थोड़ा रॉन्ग हो गए इस बार, कोई बात नहीं। तो वो मुझे हमेशा सुकून रहा है कि मैंने अपना 200% फिल्म को दिया ऑलवेज। तो उस वक्त रिएक्शन क्या था फिल्म का जब आपको पता चला बॉस पिक्चर? नहीं, आई वॉज वेरी वरीड इनिशियली। जब फर्स्ट ट्रायल हुई तो आई रिमेंबर कि कुछ 50 लोग रहे होंगे और उन्होंने बाहर निकल के ये नहीं कहा कि फ़िल्म अच्छी है बुरी है, उनका एक था कि ये क्या बनाया है। तो मतलब मेरी पहली फिल्म ठीक नहीं गई है एज ए राइटर, मैंने 15-20 सुपरहिट फिल्में लिखी हैं, तो पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर ठीक नहीं गई, और दूसरी फिल्म में लोग ये पूछ रहे हैं कि ये क्या बनाया आपने, तो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। एंड फिर मैं रात को बैठ के वापस जो स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है वो वापस सोचना शुरू किया, एंड मुझे लगा नहीं ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो एक मैथमेटिक्स सब ठीक लग रहा था। मैंने बोला पता नहीं यार, ठीक है, अब क्या है, हमको जो जितना आता है, जितना हमारी समझ है, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं हमने की, लेट्स सी। उसके बाद उस फिल्म की कभी ट्रायल नहीं हुई। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब उन्होंने बोले नहीं यार कोई ट्रायल नहीं, अभी डायरेक्ट। तो यहाँ तक कि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज सर्कल, उन्होंने भी फिल्म नहीं देखी थी, और पहले मरतबा जो है वो मेट्रो में ही सबने फिल्म देखी। और रिएक्शन क्या था? इट वॉज अमेजिंग। मतलब सब ऐसा वही कि ये क्या बनाया, जो पहले वो डायलॉग था कि ये क्या बनाया है, उसका मीनिंग मुझे यहाँ समझ में आया कि ये क्या बनाया है। तो वो उतना ही फ़र्क था खाली लहजे में। पर लाइटर फील कर रहे थे आप उस वक्त? नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी, एंड मुझे लगा कि नहीं यार चलो ये एक हो गया कि भाई फिल्म लास्ट वाली बिल्कुल ठीक मतलब नहीं चली थी, ये बहुत बड़ी हिट हुई और एक सेटिस्फैक्शन था। आई वाज वेरी हैप्पी। अजय देवगन के साथ फिर दीवानगी, अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर। ये बार बार अजय देवगन, मैंने तीसरी फिल्म लगातार अजय के साथ।
ये इसलिए था क्योंकि हलचल नहीं चली तब भी अजय ने आप पर भरोसा रखा? एक सेंस ऑफ लॉयल्टी थी उनके साथ? नहीं, लॉयल्टी की बात नहीं है। उस वक्त मतलब जो मैंने फ़िल्में लिखी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीवानगी, मुझे लगता है वो रोल और शायद कोई उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता जितना अजय ने किया है। एंड मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे इस फ़िल्म में इनकी ज़रूरत है, बिकॉज़ अजय की आइज़ जो है उसके अंदर है वो बात। कई मर्तबा ये है कि उसे बहुत डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत नहीं होती है और वो करता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत अच्छा है। और जब मैंने उनको सुना तो मैंने ये सुना था कि भाई उन्होंने थोड़ा ग्रेइश कैरेक्टर्स जो है कभी किया नहीं है और वो करते नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब मैंने सुनाया तो आई वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने बोला नहीं यार, तो बहुत मज़ा आया, करते हैं। एंड वो बहुत प्यार मोहब्बत से फ़िल्म बनाई। एंड अजय का परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि उसके जो गिने चुने परफॉर्मेंस होंगे उसमें से एक था। एंड फिल्म डिड वेल। और अचानक लोगों को लगा कि ये प्यार तो होना ही था, लव स्टोरी थी, उसके बाद अचानक ये सस्पेंस थ्रिलर, ये क्या हो गया। मुझे याद है कि एक बार मेरी यश जी से मुलाकात हुई थी। यश जी ग्रेट डायरेक्टर एंड बहुत ही कमाल इंसान। तो उन्होंने फ़िल्म देखी थी प्यार तो होना ही था, और उन्होंने बोला नहीं तुम रोमांस बहुत अच्छा शूट करते हो, ये देखना कि तुम रोमांटिक पिक्चर ही बनाओ। तो ऐसा उनके जहन में था। और देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है, उसके बाद मैंने कोई प्योर रोमांटिक लव स्टोरी नहीं बनाई। उसके बाद मैंने सस्पेंस थ्रिलर बनाई, फिर मैंने कॉमेडी बनाई, फिर हॉरर, सब कुछ किया। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। फिर बैक टू बैक कॉमेडी शुरू हो जी जी जी। क्या हो गॉड, बोलने में मजा आ रहा है। नो एंट्री, सैंडविच, वेलकम, सिंग इज किंग, थैंक यू, रेडी, भूल भुलैया 2, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। जी। फिर आपने डिसाइड किया कि कॉमेडी मेरी कॉलिंग है? नो नो नो, मैंने डिसाइड अभी तक कुछ नहीं किया। मैं हाँ, नहीं, मैंने फिल्म बनाई है अपना नो एंट्री, बहुत बड़ी हिट हुई। एंड उस ज़माने में मतलब मुझे ऐसा लोगों को लगा कि अरे यार क्या फिल्म। उसके बाद एक मैंने लव स्टोरी फिल्म शुरू की थी जो वेलकम थी। इट वॉज अ लव स्टोरी इन माई माइंड कि मैं लव स्टोरी बनाऊंगा विद अक्षय एंड कतरीना। तो लिखनी मैंने लव स्टोरी शुरू की थी। वो लिखते लिखते उसमें फिर उदय भाई आए, फिर मजनू भाई आए, PR डेज आए, और धीरे 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 वो पिक्चर का वो रूप, और जब रूप बन के आया तो मुझे लगा नहीं यार ये फिल्म बहुत अच्छी है। तो वो फिर वो बना दी। उसके बाद जो है एक सिंपल पिक्चर बनाने के लिए निकला था मैं, सिंग इज किंग, एक बहुत ही ऑनेस्ट सिंपल फिल्म कि भाई एक गांव का सरदार है और वो एक जाता है और अपने लोगों को लेके आता है। फिर वो जब बनाना शुरू किया तो उसमें लव स्टोरी भी अंदर घुस गई, उसमें एक्शन भी बहुत आ गया, उसमें रोमांस भी आ गया, लव स्टोरी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इट वाज नॉट प्लान, बट अपने आप ऐसा नहीं है कि आई कंफर्टेबल मतलब फील करता हूँ कि नहीं यार मैं कॉमेडी में बहुत अच्छा हूँ। बिकॉज मुझे एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर फील होता है कि जॉनर जो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मुझे लगता है कि मैं कोई भी किस्म की फ़िल्म बना सकता हूँ, और मुझे लगता है कि हर किस्म की फ़िल्म बनानी भी चाहिए। जैसे मैंने अभी कभी हॉरर फिल्म नहीं बनाई थी, तो ये जो फिल्म बनाई भूल भुलैया, उसका बेसिक सबसे पहला जो एक्साइटिंग मोमेंट मेरे लिए था वो ये था कि नहीं यार हॉरर बनाएंगे, मज़ा आएगा। कुछ अभी किया नहीं हमने ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि मैंने लव स्टोरी भी बनाई है, रोमांस भी बनाया है, कॉमेडी भी बनाई है, तो आई कैन हॉरर भी बनाया है। तो वो जॉनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। फ़िल्म की कहानी करेक्ट हो जाए, और मैं प्लान नहीं करता हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा कुछ डू एंड डोंट्स वाला है मामला नहीं। तो जो मुझे उस वक्त समझ में आता है कि नहीं ये अच्छा है, ये मुझे एक्साइट कर रहा है, इस कहानी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी का 1 डेढ़ 2 साल दे सकता हूँ और बोर नहीं होऊंगा। प्लीज ये मत कहिए कि सारे कैरेक्टर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जी। बिकॉज मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। आई जी, एम श्योर वो बोलिए, सब आपके बोलिए, बच्चे हैं, बोलिए। कैरेक्टर्स आपके दिल से आए हुए हैं। पर आपके हिसाब से कौन से 3-4 कैरेक्टर्स हैं जो आप बोलते हैं अनीस मजा आ गया कि मैंने अपनी टीम के साथ ये क्रिएट किया?
मुझे मजनू लगता भाई तो है होगा ही। मजनू भाई हैं, उदय शेट्टी है, RDX है, ये 3 तो इसी फ़िल्म के हो गए। उसके अलावा बुन्नू, आँखें, गोविंदा और कई और कैरेक्टर्स हैं। मेरा जो प्रेम था अपना नो एंट्री में, ही वाज़ कमाल कि वो बीवी के सामने ही रोमांस कर रहा है, बीवी को बेचारी नहीं मालूम। तो वो प्रेम का कैरेक्टर, लॉट ऑफ कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सिंह इज़ किंग में हैप्पी सिंह, हमारे अक्षय वो ज़्यादा करके खड़े हुए हैं। अलग इनोसेंस था उस आदमी का, अलग उसकी जर्नी थी। इतना अच्छा काम किया था अक्षय जी ने, वो पगड़ी में इतने खूबसूरत लगे हैं कि क्या मैं बताऊं। ये जो कैरेक्टर्स आपने नेम किए, जी ये आपने सोचे हैं, जी बट कभी कभार ये कैरेक्टर्स एनहांस हो जाते ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनिटी के साथ, ऐसा होता या है? डेफिनेटली। क्योंकि एक क्या एग्जांपल है, दीजिए ना, एक कैरेक्टर कैसा वो एनहांस हो गया ऑन द अभी स्पॉट। जैसे मैं आपको बताऊं, अनिल जी का जो कैरेक्टर है हमारा नो एंट्री में, उनका एक मैंने तकिया कलाम ऐसे सोचा था, बी पॉजिटिव। तो अभी क्लाइमैक्स में हम प्री क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे एंड इट वाज नॉट प्लान। तो गुस्से में जिस तरह फरदीन ने कहा कि भाई साहब एक बात बताइए, आप ये हर बात पे जो बोलते हैं बी पॉजिटिव, क्या है ये बी पॉजिटिव? तो अचानक शॉट ले चुके थे और मुझे ख्याल आया कि यार इसका एक लाइन अगर लिख दें कि मेरा ब्लड ग्रुप है तो कैसा रहेगा। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी एक बार और शॉट ले लें। अरे बोले बहुत अच्छा था। मैंने बोला हाँ लेकिन ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। अनिल जी का रिएक्शन जो है वो इतना अच्छा होता है। मुझे लगता है कि कोई भी राइटर डायरेक्टर अगर अनिल जी के साथ काम करता है तो ही विल फील वेरी हैप्पी, बिकॉज इज इनोसेंट, एकदम खुल के पूरा रिएक्शन उनका आता है। तो वो इतनी ज़ोर से हंसे तो ये हुआ कि नहीं यार अच्छा है चलो करते हैं। तो मैं सेट पे मुझे लगता है कि एक वो जादू होता है और कुछ चीज़ें और समझ में आने लगती है जो फ़िल्म के साथ आप स्क्रिप्ट में शायद साल भर जिए हैं, आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, लिखा है, देखा है, वो सेट पे उस माहौल में जब वो एक्टर्स आते हैं, वो ड्रेसेस पहनकर, वो कॉस्ट्यूम पहनकर, वो जो लोकेशंस होती है, वहाँ कुछ एक मैजिक बनता है, कुछ जादू बनता है, कुछ नई चीज़ें समझ में आती है जो आज तक आपकी समझ में नहीं आई है। जैसे आज इनफैक्ट अभी कुछ घंटे पहले ही मैं देख रहा था, एक आपका कोई फिल्म का रील आया मेरे पास, लोग यूज कर रहे हैं मीम्स या, इतने सालों बाद भी, या, जैसे या, वो इज्जत है, इज्जत हाँ है। हाँ 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 हाँ। नाना पाटेकर जी का क्या कंट्रीब्यूशन था उनके कैरेक्टर्स पर? बहुत कंट्रीब्यूशन था नाना जी का। नाना जी इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड आई वॉज वेरी मतलब कॉन्फिडेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि अगर ये कॉमेडी करेंगे तो मतलब कई एक्टरों को बताएंगे कि कॉमेडी किसे कहते हैं। तो ये नहीं कि लोग वैसे ही, अरे यार नाना जी को ले रहे हैं, एवरीबडी वॉज लिटिल टेंस ऑल्सो बिकॉज नाना जी ने अलग जो किया है आज तक, जैसे करते हैं नाना जी। तो मुझे हमेशा लगता था कि नाना जी सच अ ब्रिलियंट एक्टर। और अगर वो, तो जब मैंने उनको सुनाई कहानी उस दिन, वो भी आदमी जो है बहुत ही प्यारा आदमी, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं उनके साथ काम करना मुश्किल है, मैंने 3 फिल्में करी उनके साथ एंड ही सच इजी गो लुकिंग पर्सन, कोई उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने तो मुझे गले वले लगाया कहानी सुन के, 3 घंटे मैंने कहानी सुनाई। मुझे बोला अनीस मैं तो कच्ची मिट्टी है, तेरे सेट पे आऊँगा, तेरे को जिस रूप में ढालना है ढालना। और वो डायलॉग के बाद पूरी फिल्म ख़त्म हुई। उनसे मुझे नाख़ून के जितनी भी कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस लगन से, और जिस तरह काम किया एंड मुझे लगता है कई सीन्स मैंने जो लिखे हैं शायद वो उतने अच्छे नहीं थे जो नाना जी ने परफॉर्म किया। तो मुझे लगा नहीं अरे क्या इंसान। तो मुझे लगता है वो एक एक्टर बहुत बड़ा होता है जहाँ पर राइटर और डायरेक्टर लिखने के बाद जब शूट करे और देखने के वक्त उसे ऐसा लगे कि नहीं जो आपने लिखा है, जो आप सोच रहे थे दिमाग में, ये आदमी उसके ऊपर चला गया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मुझे लगता है उनमें से एक नाना जी हैं। इनफैक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल जब उन पे कुछ आरोप आए थे, जी आप खड़े हो गए थे उनके लिए, आपने कहा वो ऐसे कर नहीं सकते? नहीं देखिए, मेरा पर्सनल उनके साथ रिश्ता है। वो मैं खड़े हुआ था, मतलब लोगों ने मेरा ओपिनियन पूछा था एंड मेरे जो उनके, देखिए आप क्या है सिद्धार्थ भाई कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, किसी और के लिए ठीक हो सकते हो, तीसरे के लिए आप बुरे हो सकते हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की ही बात करूँगा। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो उनके साथ 3 फिल्में की और मैंने इस तरह की कभी कोई चीज़ देखी नहीं, बट जो भी है वो उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। तो मैं उस तरह उनके साथ था हमेशा से कि नहीं यार, मैंने, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है, 3 फिल्में की है मैंने उनके साथ। उसके बाद एक बहुत बहुत बड़ा पैट ऑन द बैक आपको मिला। जी इंडस्ट्री का सबसे बुरा फेज
फिल्में नहीं चल रही है, लॉकडाउन के बाद लोगों का सोचने का तरीका बदल गया था, लोग बोल रहे थे अच्छा ये वर्क कर रहा है, अब ये कोशिश करेंगे, सब चीज। एंड सडनली भूल भुलैया 2 केम, बोनाफाइड हिट। मैंने आपको पहले भी ये बोला था, पर आज फेस टू जी। फेस पर्सनल लेवल पे बोल जी। रहा हूं। इतिहास में ये होगा जब बच्चे जब इंडियन फिल्मोग्राफी को पढ़ेंगे, वो बोलेंगे यार देयर वाज अ ड्राउट, लोग पैसे नहीं कमा रहे थे, कुछ नहीं चला था, उनको समझ नहीं आ रहा था, और आपकी फिल्म आई। व्हाट मेड योर फिल्म क्लिक भाईजान? मैं आपको बताऊँ भाई कि उस वक़्त एक्चुअली हम सभी बहुत स्केर्ड थे, बहुत डरे हुए थे, इसलिए कोई फ़िल्म नहीं वर्क कर रही थी। लेकिन फ़िल्म को बहुत ज़्यादा दिन तो रोक भी नहीं सकते हैं, रिलीज़ तो करनी ही थी एंड डरे हुए भी थे। एक छोटा-सा कॉन्फिडेंस अंदर था कि नहीं यार फ़िल्म तो बहुत अच्छी बनाई है हमने, लेट्स होप यार कि जो हमारी मेहनत है उसको। और उसके बाद जब फ़िल्म लगी, मुझे लगता है कि ये एक अलग इनोसेंट फ़िल्म थी कि भई उसमें कॉमेडी बहुत अच्छी थी, उसमें हॉरर बहुत अच्छा था और दोनों का जिस तरह मिक्स किया था एंड ये वो हॉरर फ़िल्म थी जो मैं चाहता था। फ़िल्म के शुरू में मेरे ज़हन में था कि मैं ऐसी हॉरर फ़िल्म नहीं बनाना चाहता हूँ जो फ़ैमिली आपस में बैठ के नहीं देख सके, बच्चे नहीं देख सके। कई मर्तबा एक बहुत ग्रेट फ़िल्में भी मैंने देखी हॉरर, लेकिन हाँ, वो बच्चे नहीं देख सकते। तो मेरे ज़हन में था कि यार अगर बच्चे नहीं देखेंगे तो फिर ये फ़ैमिली ऑडियंस कैसे रहेगी? तो ये फ़िल्म बनाते वक़्त हमेशा मेरी एक ही कोशिश रही थी कि मैं ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा जो इतनी डरावनी होगी जिसे बच्चे देख भी सके, उन्हें डर भी लगे, वो एक्साइट भी हो। तो जो तराज़ू था मेरे ज़हन में, वो बड़ा ख़तरनाक था, इसलिए कि हर शॉट में सोचना पड़ता था कि यार ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये बहुत कम तो नहीं हो गया। तो वो एक चीज़ थी एंड आई थिंक वो एक चीज़ बहुत वर्क की एंड पिक्चर में सबने बहुत कमाल काम किया। कियारा वाज़ फैंटास्टिक इन दिस फिल्म। हालाँकि कंपैरेटिवली बहुत छोटा रोल था लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने किया। कार्तिक वाज़ ब्रिलियंट एज़ ए रूह बाबा और जो तब्बू जी वाज़ अमेज़िंग। मतलब तब्बू जी के साथ तो न जाने मुझे कब से काम करना था, उन्हें मेरे साथ काम करना था, बहुत अच्छी दोस्ती ये सब है और कभी मौका ही नहीं मिला और इस बार जब मौका मिला और मैंने उनसे बोला, मैंने फ़ोन पे उन्हें बताया कि तब्बू जी एक फ़िल्म करना ही है और आपको मुझे लेना है, आपको काम कर। तो बोले अच्छा क्या है? तो मैंने बोला आप आ जाइए, मैं आपको सुनाऊँगा। कहीं बाहर थी वो। आप इसमें अच्छी भी हैं, आप इसमें बुरी भी हैं। तो वो उस एक डायलॉग, अच्छी भी हूँ, बुरी भी हूँ, आई एम डूइंग, मैं आ रही हूँ, मैं मिलती हूँ। ये सच मतलब इतना मज़ा रहा उनके साथ वो फ़िल्म बनाने में, इतनी खुशी हुई है एंड बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उस पूरी फ़िल्म जो है उसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, डायलॉग बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे हमने बहुत मेहनत की थी। मतलब 3-3 4-4 महीने मैं बैठा हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक पे और हमारे जो म्यूज़िक बैकग्राउंड दे रहे थे मिस्टर सैंडी, इतने कमाल आदमी। में चेंजेस करता नहीं यार इसको ऐसा कर देते हैं एंड ही ऑलवेज़ देयर। तो ये एक टीम वर्क होता है, सारे लोग मिले हैं एक ही पेज पर, एक ही चीज़ चाहते थे। तो वो फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हुई और लोगों ने कि नहीं आपने तो जो है वो फ़िल्म लाइन को बचा लिया है। वो शायद आपके यहाँ पे भी एक ऐसा कुछ। तो मैंने यस यस, कहा ऑफ कोर्स। या मैंने बोला नहीं सर, बहुत बड़ी बात है ये। हम उस पिक्चर ने एक चीज़ ज़रूर की कि लोगों का शायद विश्वास ख़त्म हो चुका था कि यार फ़िल्में अब वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि लोग अब हुआ प्रेफ़र कैसे? कर रहे हैं कि घर पे बैठे हैं, आराम से, कोरोना चल रहा है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं, घर में बैठेंगे और ओटीटी देखेंगे। तो वो एक विश्वास को तोड़ा और लोगों में एक नई उम्मीद जगाई, वो फ़िल्म ने उतना ज़रूर किया। मैं आपको बहुत कैंडिडली पूछूंगा, जी, कार्तिक आर्यन जी, वापस एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर, उससे जी, पहले उनके जी, करियर पर भी क्वेश्चन मार्क्स आने लगे, जी, क्योंकि सुनने को मिलता था कि उनका अनबन हो गया था करण जी, जौहर के जी, साथ, जी, जी। करण जौहर की फिल्म से अब वो नहीं है। क्या उनका भी कॉन्फिडेंस उस वक्त थोड़ा हिला हुआ था, क्योंकि ये सारी बातें मीडिया में हो रही थी, तो जब आप उनके साथ मिले थे, क्या उनका कॉन्फिडेंस हिला मैंने था? कभी नहीं ऐसा फ़ील किया एंड इनफैक्ट हमने उस बारे में कभी बात भी नहीं की। हम हमारी फ़िल्म की बात करते थे, हमारे सीन्स की बात करते थे, हमारे डायलॉग। मैं वैसे भी आपको बताऊँ कि मुझे पूरी दुनिया क्या कर रही है, वैसे भी थोड़ा मैं होश में नहीं रहता हूँ, मुझे नहीं पता होता। मुझे कोई आके बता दे अलग बात है। मैं अपनी एक फ़िल्म बना रहा होता हूँ, मेरी अपनी एक छोटी-सी बहुत दुनिया होती है, मेरी वो फ़िल्म पूरी दुनिया है। उसके जो एक्टर्स हैं वही मैं बस उनको जानता हूँ, फ़िल्म लिख रहा हूँ, तो मेरी बहुत छोटी दुनिया है और मैं उसी फ़िल्म में था। तो मेरे से कभी ऐसी बातें नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। बट हाँ, इतना मैं आपको बताऊँ कि कार्तिक वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब आपको ये बताऊँ कि शायद मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट कार्तिक था इस फ़िल्म के लिए। मुझे बहुत डर लगा हुआ था। मैंने बोला यार देखो फ़िल्म तो बहुत अच्छी बनाई है।
लेकिन यार अभी जो हालात चल रहे हैं, तो आई वॉज रियली टेंस एंड आई वॉज, पहले शायद मैं उतना फिक्र नहीं करता था, बट अब एक रेपुटेशन होती है, आपका एक स्टेक पे बहुत कुछ होता है, नाम है, सब है, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, उस पे जब आप नहीं पूरा उतरते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। और ये भी लोग बोलते हैं कि भाई खुशी की बात है कि लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कुछ आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो तो मुझे बड़ी अजीब सी लगती है बात। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उस पे पूरा उतरने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। कंटेम्प्रेरी हिंदी सिनेमा में जी प्रियदर्शन और आपको श्रेय मिलता है जी टू गेट अ सर्टेन फॉर्म ऑफ कॉमेडी इन। कॉमेडी को अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। कुछ लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी कह सकते हैं जी। इसको, कुछ लोग कहते हैं सिंपल कॉमेडी, यानी कि ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है, आ गया हंस लिया और बस। ये श्रेय आप दोनों को जाता है। पर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं आपका स्टाइल। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, यू चूज टू रिप्लाई द वे यू वांट। अगर आप गूगल पे जाए, प्लेटफॉर्म्स है जैसे रेडिट है, जो दंके की चोट बोलते बोलते फरहाद साम जी, वो सब आपकी तरह फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, आपकी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। वो ना हो पाए वो अलग बात है। उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, मुझे तो मुझे ऐसा एहसास कभी हुआ नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं से भी अगर आपको अच्छी मिल रही है और आप उसको ले रहे हैं, तो मुझे वो ठीक लगती जाए। तो मैं जैसे खुद, मैं राज साहब से इतना इम्प्रेस रहा हूँ, तो मुझे राज साहब की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती थी। मुझे खैर राज साहब की हर बात अच्छी लगती थी, कुछ बातें बहुत ज़्यादा जो अच्छी लगती थी, ये ऐसा करना चाहिए। मैंने फिरोज़ खान साहब की बहुत फिल्में देखी हैं, उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस था कि यार ये तो कमाल कर दे खान साहब, जो ये करते हैं कोई और नहीं कर सकता है। मुझे आशीष साहब, महबूब साहब, बिमल रॉय, मैं खुद भी बहुत लोगों से बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा सीखता रहा हूँ और लेता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो कोई गलत बात है। एंड सब फिल्में अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, एंड बड़ी अच्छी बात है यार, सबकी फिल्में चलें। ये क्योंकि आप बड़े भाई जैसे और मोस्टली वो इंसान है जो शायद एक लेगेसी सेट कर रहे हैं इस तरह की कॉमेडी के साथ। और कुछ लोग जो आपसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको एडवाइस नहीं देंगे आप? नहीं, मैं क्या एडवाइस दूँगा, मुझे लगता है कि मुझे खुद अभी एडवाइस की ज़रूरत है, मेरे को अच्छी और फ़िल्में बनानी है और काफ़ी साल रहना है। बट हाँ, इतना है कि अगर वो लोग ईमानदारी और मेहनत से, मुझे लगता है कोई भी अगर पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और समझ से, सूझ से और एक समझदारी, अच्छी स्क्रिप्ट ली है, अच्छी स्क्रिप्ट अगर आपने ली है तो आपकी 50% जो है जंग, वो आप जीत चुके हैं। और उसके बाद अगर उसमें आपने सही किरदार में, सही कैरेक्टर्स में, सही एक्टर्स ले लिए, तो फिर वो जंग आपकी 75% तक। एग्जीक्यूशन वो सबसे लास्ट आता है। मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म जो है वो पेपर पे समझ में आती नहीं कि हाँ यार ये फिल्म जो है अच्छी होगी। एक बहुत अच्छी लिखी हुई फिल्म को बहुत ख़राब करना थोड़ा ठीक है, हो सकता है, बट ख़राब लिखी हुई फिल्म को अच्छा बनाना, मैं उतना बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ अभी। मुझे सर, ऐसा लगता है कभी कि इट हुआ इज़ है डिफ़िकल्ट। कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आपको बड़ी हंसी आ रही है, जी पर शायद प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रही हो, डिस्ट्रीब्यूटर को समझ नहीं आ रही हो, जी और आपको लगा बाबा गई फिल्म, जी। और पता चला जब आ गई हॉल में लोग हंस हंस के पागल हो रहे हैं? कौन नहीं सी नहीं, फिल्म? मुझे हमेशा ऐसा कई मरतबा हुआ है। फॉर एग्जांपल वेलकम, तो वेलकम की जिस दिन ट्रायल हुई तो कुछ 100-150 लोग थे, एंड दे वाज सिटिंग ब्लैंकली। मैं साइड में खड़ा हुआ था, कोई हंसी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर हमारे फिरोज़ भाई जो हैं वो बहुत परेशान थे, तो दूसरे दिन मुझे उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, बोले भाई लोगों को हंसी तो नहीं आ रही है। मैंने बोला देखो फिरोज़ भाई, अभी क्या है कि फ़िल्म तो यही बनाई है हमने, और अब मैं जाकर थिएटर में पब्लिक को जो है मैं ऐसे गुदगुदी तो नहीं कर पाऊँगा, यही है फ़िल्म। मुझे लगता है करेक्ट, अब क्यों नहीं आया क्या नहीं मुझे नहीं पता। एंड वो भी इतने समझदार इंसान हैं, उन्होंने बोला नहीं अगर आपका कन्विक्शन है तो अच्छी बात है। उन्होंने, हमने उसके बावजूद, उस ट्रायल के बावजूद ना एक सीन काटा, ना एक जोड़ा, ना एक डायलॉग कम किया, कुछ नहीं, वही के वही फिल्म लगाई, एंड वो बहुत बड़ी हिट हुई। तो समटाइम नहीं लोगों को समझ में आता है, एंड मैं रियलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ रात को बैठकर कि क्यों नहीं समझ में आया। अगर जवाब यह आता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, काफ़ी सोच विचार की बात, देन मुझे लगता है नहीं मैं ठीक हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है।
कभी ऐसी फिल्म आई है जो आपको लगा यार इसका रिस्पॉन्स इससे 10 गुना बेटर होना चाहिए या 2 गुना बेटर होना चाहिए था, पर नहीं हुआ और आपको तब थोड़ा चुभा? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे को ऐसे चुभा नहीं। मुझे लगा जो भी फ़िल्में मेरी लगी हैं, वो और जितना भी रिस्पॉन्स आया है, मुझे लगता है कि मैं आई थिंक ईमानदारी से बताऊँ, मैं ऑडियंस की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि ऑडियंस को अगर कोई फ़िल्म मेरी ठीक नहीं लगी और मैंने जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की, नहीं, नहीं यार ये तो बहुत अच्छी थी, आपको समझ में नहीं आया। नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपको। मुझे लगता है कि हम फ़िल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए एंड ऑडियंस हमारे लिए हर चीज़ है और उनको अगर एक चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कहीं न कहीं आप रॉन्ग हुए हैं। ये आप जितनी जल्दी मान जाएँ, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो वो कौन सी फिल्म है जहां पे आपको लगा कि आपने ऑडियंस को सही तरीके से नहीं समझा? 1-2 फ़िल्में हैं, उसका मैं क्या ज़िक्र करूँ अभी, क्योंकि कभी-कभी लाइफ़ में पागलपंती होती है इंसान से, तो हो जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन आई हाँ, लव यू, वंस राइटर ऑलवेज राइटर। बट हाँ, इतना है कि मैं देखिए ईमानदार बताऊँ, मेरी जो कुछ फ़िल्में नहीं चली है, वो भी मैं भूल चुका हूँ। जो मेरी फ़िल्में चली हैं, वो भी मैं भूल चुका हूँ। एक रोज़ मैं अपने ऑफ़िस में आया, टेरेस है बहुत बड़ा-सा एंड मेरी बर्थडे थी और जब मैं आया तो मैंने अचानक शॉक लगा मुझे, मैंने देखा कि पूरे दीवारों पर जो है कुछ 50-60 फ़िल्मों के ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं एंड आई गॉट अ शॉक कि ये क्या है? तो मेरे जो असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत करके काफ़ी दिनों से चुपके-चुपके ये बना रहे थे एंड दैट डे आई रियलाइज़ कि ओह माय गॉड! मैंने इतनी फ़िल्में कर ली, तो मुझे एहसास ही नहीं था कभी। मैं अपनी पिक्चरें कभी दोबारा देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सबकॉन्शियसली आपके ज़हन में चीज़ अच्छी जो है रह जाती है और फिर आप कहीं न कहीं लिखते हैं, तो कहीं न कहीं आप रिपीट अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। हो जाता है वो अगर नहीं चाहते हुए भी। तो मैं एक फ़िल्म में तब तक इन्वॉल्वड हूँ, जब तक मेरी वो पिक्चर रिलीज़ नहीं हो रही है। रिलीज़ हुई, 1, 2, 4 दिन उस खुशी में रहे, देखा एंड उसके बाद मैं कट ऑफ करके मुझे आज अगर आप ये पूछेंगे कि फलानी फ़िल्म की शूटिंग जो है, आपने कहाँ की थी? तो मोटी-मोटी बातें शायद मुझे याद होगी। बट मैं वो मेरी याददाश्त जो है ना, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, इस मामले में। मुझे अगर अपने मैं बहुत बरसों पहले मुग़ल-ए-आज़म दिखाई तो मैं उसके पूरे डायलॉग्स बोल दूँगा। सलीम जावेद साहब की कई फ़िल्में उनके डायलॉग याद है, गुलज़ार भाई के, वो सब याद है। मुझे फ़िल्मों का याद है, बट मैं खुद जो काम करता हूँ, मैं वो करता हूँ और भूल जाना मैं प्रेफ़र करता हूँ। क्योंकि मुझे अभी कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। एंड दैट कीप्स यू ऑन योर टोज आई गेस। या आई थिंक या ये भी एक तरीका वो हो सकता है और मुझे लगता है कि बहुत अगर फ़िल्में मैं देखूँगा उसमें कुछ फ़िल्में मैंने बहुत खूबसूरत बनाई है, ये मुझे एडमिट करना पड़ेगा। तो मुझे अपने आप से बहुत प्यार होने लगा, यार यार मैं बहुत कौन सी अच्छा फिल्म हूँ। को देखकर आपने बोला यार अनीस तू लाजवाब है? कभी तो हुआ होगा ना? नहीं, हर मैक्सिमम हुआ है। प्यार तो होना ही था, वेलकम, सिंह इज़ किंग, नो एंट्री, रेडी, बुलबुलें, लॉट ऑफ पिक्चर और कुछ फ़िल्में जो लिखी हैं मैंने, आँखें, गोविंदा चंकी पांडे, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, स्वर्ग, मुझसे शादी करोगी, गोपी किशन, ऐसी अनगिनत फ़िल्में हैं, जो ईमानदारी से मैं बताऊँ कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा 3-4 मरतबा बाद में देखी, तो मुझे अपने आप से थोड़ा-सा वो होगा कि नहीं यार, अच्छा करता हूँ काम में। वो मैं फीलिंग नहीं है, मुझे मालूम है मैं ठीक काम करता हूँ, मुझे और मेहनत करनी है, मैं करता हूँ। अनिल कपूर और आपका रिश्ता बहुत जी, सालों से है, जी, इतने जी, सालों जी। से। अनिल जी को मैं तब से जानता हूँ जब मैं राज साहब के साथ असिस्टेंट था, मैं क्लैप दिया करता था एंड तब से आते वो सेट पे आते थे राज साहब के साथ मिलना-जुलना ये वो, मैं तब से उनको जानता था। और उसके बाद जो है मैं असिस्टेंट भी रहा 1-2 फ़िल्मों में, 3 फ़िल्मों में। उसके बाद आई बिकेम अ राइटर ऑल्सो, मैंने उनकी कुछ फ़िल्में लिखी और एक फ़िल्म थी शायद जिसमें डायरेक्टर साहब जो हैं उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने अलाउ किया प्रोड्यूसर को कि अच्छा ठीक है भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन सारी डेटें हैं, सब कुछ हो चुका है। तो अगर अनीस डायरेक्ट करेगा तो मैं अलाउ करता हूँ कि भाई अब कर लो। तो वो पहले दिन शूटिंग एज़ अ डायरेक्टर मैंने जो की थी वो अनिल जी के साथ की थी। तो पहली मर्तबा मैंने स्टार्ट, साउंड और कट जो है वो अनिल जी के साथ किया था। तो वो एक रेपो तब से ही चला आ रहा है एंड अनिल जी का ये देखिए बड़कपन है कि फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे बोला यार अनीस बहुत मज़ा आ गया और आगे यार ज़िंदगी में तुम राइटर हो लेकिन जब डायरेक्टर बनोगे तो यार मुझे मत भूलना मुझे
इतने बड़े स्टार थे, ये बोलने की उनको ज़रूरत नहीं थी, शायद मेरा हिम्मत उन्होंने बाँधनी थी या मुझसे प्यार था, जो भी कहिए आप। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे-ऐसे होती हैं, बड़े जो सारी ज़िंदगी आदमी भूल नहीं पाता। कुछ बड़ी बातें होती है, एक कुछ डायलॉग्स होते हैं, तो वो प्यार मोहब्बत उस दिन से ल शुरू हुआ और अब तक उसके बाद कई फ़िल्में मैंने 10, 12, 15 फ़िल्मों में काम किया उनके साथ एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर। एंड जब हमने काम किया, वो बड़ा खूबसूरत काम किया, चाहे वो मजनू भाई हो, चाहे वो अपना नो एंट्री में किशन हो, चाहे वो सरदार हो हमारे हमारे मुबारक आगे, एवरी टाइम ही वाज सुपर। अनिल साहब और जी। बोनी साहब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जी। और आप बताइएगा जी। कि बोनी साहब ने कहीं एक इंटरव्यू में कहीं कहा था कि यार अनिल मेरे से खफा है क्योंकि जी। मैंने नो एंट्री 2 का स्टार कास्ट अनाउंस कर दिया है, नए लोग आ चुके हैं और अनिल बहुत नाराज है मुझसे। जी। क्या हो रहा है नो एंट्री 2 के साथ? नहीं, नो एंट्री 2 में अभी जो फ़िल्म बना रहे हैं एंड बोनी साहब ने कहा कि भई अभी ये कुछ दुश्वारियाँ आ रही है, हमको एकदम फ्रेश तो किया है हमने। और मुझे लगता है कि अनिल जी का खफ़ा होना बिल्कुल जायज़ है, इसलिए कि इस पिक्चर में वो ही वाज़ द मेन हीरो, अपना मेन नो एंट्री में। और काफ़ी मेहनत की उस पिक्चर में अनिल जी ने, नॉट ओनली एन एज़ एक्टर, एक्टर के तौर पे नहीं, मतलब फ़िल्म में भी मतलब कंधे से कंधा मिला के वो चले हैं, तो वो है। लेकिन जहाँ तक नाराज़गी और खफ़ा होने का ताल्लुक है, देखिए अनिल जी और बोनी जी दे आर ब्रदर्स और उन दोनों का प्यार भी मैंने देखा है। तो ये नाराज़गी वो कितने घंटों की है, कितने दिनों की है, कितने महीनों की है, वो अलग बात है। बट ऐसा नहीं है कि कोई झगड़ा हो गया, ये झगड़ा कर नहीं सकते। ठीक है, नाराज़ नाराज़ होना बिल्कुल हक़ है। अगर आप किसी को अपना समझते हैं और आपको लगता है कि इस इंसान पे मेरा हक़ है और आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल हक़ बनता है आपका नाराज़ होना। तो अनिल जी को भी मैं जायज़ मानता हूँ एंड बोनी जी को भी। क्या अनिल जी ने आपको फोन किया क्योंकि आप उनके भाई समान है कि यार मुझे नो एंट्री 2 में नहीं लिया, मुझे बताया भी नहीं? नहीं, देखो अनिल जी ईमानदार से बताऊँ, आज माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने फ़िल्में कर रहे हैं और लोग आज भी उनके साथ इतने बरसों बाद भी काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक फ़िल्म करना, नहीं करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इमोशनल रीज़न ज़रूर हो सकते हैं कि भाई बोनी जी, वो भी बोनी जी हैं, ब्रदर हैं, इसलिए। और इस फ़िल्म से बहुत उनका लगाव है, नो एंट्री से। सिर्फ़ ये 2 रीज़न है, अदरवाइज़ अनिल जी को काम की क्या कमी है? क्या ये फिल्म स्टॉल नहीं हो रही है ना, चल रही है? नहीं, बिल्कुल शुरू करेंगे। हाँ, बिकॉज़ ये भी अफ़वाहें उड़ रही हैं कि बिकॉज़ बोनी और अनिल के बीच में रिफ्ट हो गया है, तो नो एंट्री 2 शायद रुक जाए, स्टॉल हो जाए। नहीं, नहीं, अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आई एम श्योर कि बोनी जी को जभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अनिल जी विल बी द फर्स्ट पर्सन कि हाँ, बताओ भाई क्या है? और अनिल जी को कभी कुछ होगा, बोनी दे आर ब्रदर्स ब्रो। तो वो ब्रदर हैं, वो ब्लड का रिश्ता है एंड दोनों का बहुत प्यार है। तो बरसों का ऐसा, ये भी नहीं कि भई जो प्यार है वो अभी भी हुआ है, बरसों से प्यार है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो फुल स्विंग ऑन। या, बिल्कुल। फरदीन खान नो एंट्री में थे। जी। 14 साल बाद हीरा मंडी में वापस वाह, आए। वाह, वाह! व्हाट आर योर कितना मेमोरीज खूब। विद फरदीन? नहीं, नहीं, फरदीन जो हैं यार, वो मैंने हमेशा, बीच में भी मेरी जब वो बाहर गए थे, हमेशा बात होती रहती थी एंड मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत इंसान है फरदीन। और देखिए नो एंट्री में कितना खूबसूरत काम किया था उन्होंने। मतलब ये भी नहीं कि कोई छोटे-छोटे एक्टर्स थे। सलमान खान एक तरफ अनिल कपूर एंड सारी वो लड़कियाँ, या बट उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी थी फ़िल्म के अंदर, तो उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग वाइमिंग थी, इट वाज़ अमेज़िंग। और मुझे लगता है वो रोल जो है शायद फ़रदीन से अच्छा कोई नहीं कर पाता। तो फ़रदीन जो है उनके साथ हमेशा दोस्ती भी रही है। जब ये शुरू करनी थी फ़िल्म, तो मैंने उनको फ़ोन भी किया था कि भाई फ़िल्म शुरू करनी है, आप थोड़ा अपना वेट कम-वम करो। तो बोला गिव मी 2 मंथ्स अनीस भाई। एंड उसके बाद जब उन्होंने फ़ोटो देखी तो आई वाज़ शॉक्ड कि यार ये बहुत मेहनत की उस इंसान ने। एंड आज भी मुझे लगता है वो इतना हैंडसम लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, इज़ अ गुड एक्टर। आई एम श्योर कि हीरा मंडी में बहुत खूबसूरत काम करेंगे वो, बहुत अच्छा। और साथ में डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली जी, तो आई थिंक ही विल बी मतलब अमेजिंग इन द फिल्म। तो अभी नो एंट्री 2 की लाइनअप क्या है? स्टार कास्ट क्या है? उसमें अपने क्या नाम है अपना, वरुण धवन है, दिलजीत है एंड अर्जुन कपूर है। फरदीन को ला रहे हैं क्या? नहीं, कैसे होगा? क्योंकि अगर अनिल जी नहीं है, सलमान नहीं है, तो वो एक पूरा अलग सेटअप है, ये अलग सेटअप है।
शाहिद कपूर ने क्यों आपकी फिल्म नहीं की जो आप प्लान करते शाहिद और रश्मिता के साथ? समटाइम होता है बॉस, देखो क्या होता है कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं एंड आई थिंक बहुत अच्छा है कि वो डिफरेंसेस जो है इनिशियली पता लग जाए फिल्म शुरू होने से पहले, क्योंकि फिल्म शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा स्टेक पे होता है। तो आई रिस्पेक्ट दैट कि ठीक है यार, हमारा एक पॉइंट के ऊपर ये लगा कि नहीं वो कुछ चाहता था, कुछ मैं अलग चाहता था, वो नहीं हुआ। बट मैं आपको जैसे बताया गया यार, शाहिद इज़ अ गुड एक्टर, फैंटास्टिक डांसर, और ज़िंदगी में जब भी मौका मिलेगा हम दोनों इंशाल्लाह बहुत अच्छा का, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं आज भी। हम बातें कर, वो अलग बात है कि एक चीज़ है नहीं समझ में आई, चलो ठीक है। तो कोई और आ रहे हैं शाहिद के प्लेस में उस फिल्म में? वो फिल्म जो है लिखी हुई है पर्सनली, है फिल्म फिर पर्सनली मुझे लगता है बहुत खूबसूरत पिक्चर है वो। और अभी तो मैं 2-3 फिल्मों में मसरूफ़ हूँ, लेकिन वो फिल्म ज़रूर बनाऊँगा मैं। हो सकता है किसी अलग इंसान के साथ हो सकता है मैं शाहिद के साथ बनाऊँ, यू नेवर नो, यू नेवर नो। लाइक दिस से टाइम कुछ भी करवा सकता है। हाँ, और फिर आदमी अपने वक्त के साथ थोड़ा मैच्योर भी होता है। हो सकता है मैं कुछ गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, हो सकता है उन्हें ही रियलाइज़ हो कि नहीं आई वॉज नॉट राइट, एंड हो जाता है। मुझे लगता है जब नीयतें आपकी ठीक होती है ना, तो मुझे लगता है कि सब रास्ते बन जाते हैं अपने आप। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। हेरा फेरी 3 जी। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ भैया। क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जी, इसमें। जी। कि पहले कह रहे थे कि आप नहीं कर रहे हैं, जी। फिर कह रहे थे अक्षय नहीं कर रहे हैं, फिर अक्षय कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ एक्चुअली, प्लीज टेल मी। नहीं, क्योंकि मैं- हम लोग सब हेरा फेरी को बने नहीं, हेरा फेरी आइकॉनिक मानते हैं। आइकॉनिक है, कल्ट फिल्म है, और वो बननी ही चाहिए। और आई एम श्योर कि जो लोग भी जुड़े होंगे और फिल्म बनाएंगे, इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस, बिकॉज बड़े खूबसूरत किरदार हैं उसमें, चाहे वो बाबू राव का हो, चाहे वो अक्षय का हो, चाहे वो सुनील का हो, अन्ना का। एंड बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे इनोसेंट लोग हैं। देखिए कितने इनोसेंट लोग हैं कि वो सब कुछ हो रहा है उन्हें पता ही नहीं। तो मुझे लगता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस वक्त कुछ और कर रहा था, अभी कुछ और कर रहा हूँ। फिरोज़ भाई जो हैं वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और उनके साथ अभी बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं हमारे, और इंशाल्लाह कुछ आगे मौका मिला तो बनाएंगे। लेकिन ना मैं हेरा फेरी कर पा रहा हूँ, ना मैं वेलकम 3 कर पा रहा हूँ, आई मीन वेलकम टू जंगल। बट फिल्म बन रही है, मेरी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह अच्छी फिल्म बने और फिल्म चले। अनीस भाई, हमने पढ़ा था जी। एंड अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट आप बैठे हो तो मैं आपका छोटा भाई हो तो पूछ रहा हूँ, फिरोज और आपके बीच में अनबन नहीं हुई थी? कि बहुत सुना नहीं, था। बिल्कुल अनबन हुई थी, क्यों नहीं अनबन हुई थी। इसलिए कि कुछ मनी को लेके इश्यूज़ थे कि भाई मुझे लग रहा था कि आपने ये क्यों नहीं दिए मेरे पैसे, शायद उनकी कोई वजह होगी। बट नाउ सेटल हो रहा है मामला, और अभी जो फिल्म उन्होंने शुरू की है, और मैं तो मेरा अभी डायरेक्टली वो नहीं है, एसोसिएशन जो है मैंने तो कुछ किया था, तो एसोसिएशन उनसे मिल रहा है, बात कर रहा है, और वो सब ठीक हो गया एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। आप बिंदास बात करते एक दूसरे के हाँ साथ? हाँ, बिना काम किए भी हम बात करते हैं। कोई गिला शिकवा कुछ नहीं? नहीं, तभी भी नहीं था। वो एक वक्ती तौर पे होता है, मुझे लगता है कि आदमी को लगता है नहीं यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पैसे नहीं दिए, वो उसकी उनकी भी कोई वजह रही होगी। एनीवे वो छोटी बातें हो गई नहीं, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं होता है तो भी अचानक क्या हाल है और बातें होती हैं हमारी। जैसे कहते हैं ना इंडस्ट्री में सब एक ही परिवार के। बट मैं इधर-उधर- एक बात बताऊं उनकी पीठ के पीछे, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, बिकॉज वो एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे पूरी फिल्म मैंने बनाई, 2 फिल्में, वेलकम एंड वेलकम बैक। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि ये फिल्म जो है कितनी शिफ्टों में बनेगी, कितने दिनों में बनेगी, बिकॉज उनका एक कॉन्फिडेंस था कि अनीस जो है जो भी फिल्म बनाता है वो अपनी फिल्म समझ के बनाता है, प्रोड्यूसर को समझ के बनाता है, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं अपने सेट पे मंगाएगा, जितनी जल्दी काम कर सकता है वो करेगा। तो इसको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एक फ्रीडम है
फिरोज़ भाई के यहाँ जो है वो बहुत कमाल था। मैंने कहा कि सर मुझे 20 लैंड क्रूज़र चाहिए, तो 20 लैंड क्रूज़र खड़ी है। मैंने कहा मुझे 3 चॉपर चाहिए, तो 3 चॉपर है। मैंने कहा मुझे 100 ऊँट चाहिए, तो 100 ऊँट है। तो वो एज़ ए प्रोड्यूसर बहुत दिल खोल के बहुत बड़ी पिक्चर बनाना चाहता है हमेशा इंसान, एंड वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनके साथ। आई अप्रिशिएट दैट सो मच। ये बड़प्पन है कि आप वो अच्छे मोमेंट्स को याद रखते हैं। मुझे लगता है कि वो ज़रूरी भी है, वरना क्या है इंसान अंदर अंदर कड़वा हो जाता है। आपके साथ मेरे एक ताल्लुकात है, उसमें 5-10 बातें ख़राब रही होंगी, 50 वो बातें अच्छी रही होंगी, तो मुझे वो कड़वाहट जो है 10 बातों की, वो भूलने के लिए शायद वो 4 अच्छे मोमेंट वो अगर याद कर दें, तो उसमें मुझे लगता है कि आपका खुद का भी फ़ायदा होता है कि आप कड़वे इंसान नहीं रहते हैं, आप एक मीठे रहते हैं। ठीक है ना यार, तो होता है, चलता है। किसने आप दोनों में से वो पहला मूव किया जो बोला अनीस भूल जा गिला शिकवा, या आपने उनको फ़ोन किया, उन्होंने आपको फ़ोन किया? नहीं, 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 वो कोई किसी का फ़ोन नहीं आया। मुझे पता लगा कि हमारे जो गफ़ार भाई थे, उनके फ़ादर, उनका इंतकाल हुआ, एंड मैं वहाँ पहुँचा अपना क्या नाम मस्जिद में, जहाँ पे कब्रिस्तान में, एंड मैंने देखा गफ़ार भाई को, ये खड़े हुए थे। मुझे लगता है इट वाज़ नॉट प्लान्ड, नथिंग, ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से, एंड हम गले लगे, एंड बस बातें हुई, ख़त्म, कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा लगा कि इतने टाइम जो चल रहा था, व्हाट वाज़ दैट यार, ये एक मोमेंट में, तो ऐसा कोई प्लान ना उन्होंने मुझे कोई फ़ोन किया ना मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज़ जेन्युइन, रियल। I've noticed that फिल्म मेकर और एक्टर या फिल्म मेकर और डायरेक्टर में यही मोमेंट्स डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे संजय गुप्ता जी बता रहे थे जी। इंटरव्यू में मेरे साथ ही कि उनकी अनबन हो गई थी संजय दत्त के साथ, बहुत टाइम से उन्होंने बात ही नहीं किया, जी, एंड सडनली वो एक बाहर आ रहे थे और संजय दत्त अंदर आ रहे थे, और दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। दैट्स इट, दैट्स होता इट। है ऐसा। किसी बात पर, नॉट इन द फर्स्ट पिक्चर, सेकंड फिल्म, नाना जी थोड़ा नाराज़ थे मुझसे, मैं कुछ नाराज़ था, खफा था ऐसा, तो कुछ 1-2-3 महीने बात नहीं की थी हमने। फिर मुझे फिरोज़ भाई ने बोला कि अभी पिक्चर का अपना वो प्रमोशन है, और यार नाना जी नहीं आएँगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। मैंने बोला यार अभी इतने दिन से मैंने बात नहीं की है, मैं कैसे, अरे बोले नहीं साथ में चलना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो इस ससुराल के पास जहाँ रहते हैं हम गए, मैंने इनको बोला आप ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। तो ये ऊपर जाके बैठे थे, फिर मैं गया, मैंने जाके बेल बजाई, नाना जी ने दरवाज़ा खोला, तो देयर वाज़ अ साइलेंस। मैंने नमस्ते और सलाम भी नहीं, उन्होंने भी, ऐसे साइलेंट क्लोज़अप जो होते हैं वो हो गए, अंदर आ जा, चाय पिएगा, ख़त्म, ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जहाँ रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं, मज़बूत होते हैं और अच्छी यादें जुड़ी होती है, वहाँ नाराज़गी और ऐसी चीज़ें जो बहुत दिन तक नहीं रह पाती, नहीं टिक पाते। आपको क्यों लगता है कि नाना जी इतने मिसअंडरस्टूड है? क्योंकि आपका एक स्कूल है जो एक कंप्लीटली डिफरेंट मुझे पिक्चर लगता बोलता है है। कि नाना जी जो हैं, वो फ़िल्म को लेकर बहुत संजीदा हैं। अगर उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है फ़िल्म की शूटिंग के दरमियान कि यार ये बकवास हो रहा है, तो वो थोड़ा रिएक्ट करने लगते हैं। दिख और जाता है एक्सप्रेशन, या बोलने भी दिख लगते जाता हैं। है, या एंड वो उस तरह के इंसान है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट, कि बहुत सारी चीज़ें दिल में रखकर, दिल में कुछ है, चेहरे पे कुछ चल रहा है, वो नहीं है, ऑनेस्ट इंसान है, तो थोड़ा उनको होने लगता है। बट अगर उन्हें ये एहसास होता है कि नहीं यार, ये फ़िल्म देखो जितना मैं समझ रहा हूँ, मैंने 10 मरतबा स्क्रिप्ट पढ़ी है और मैं अपने कैरेक्टर में जिया हूँ और मैं इस फ़िल्म को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन ये जो सामने इंसान बैठा हुआ है, ये जो राइटर है, जो ये डायरेक्टर है, ये शायद इस फ़िल्म को मुझसे 2% बेहतर जानता है, बस ख़त्म। ही विल सरेंडर योरसेल्फ। वो बोलेंगे हाँ बताओ भाई क्या करना है। तो वो उतने कमाल इंसान भी है, इतने कमाल डायरेक्टर भी, लेकिन वो मुझे लगता है अपने प्यार इतना फ़िल्म से, अपने कैरेक्टर से प्यार करते हैं कि जब उनके साथ उनको लगता है कि यार ये मज़ाक हो रही है, मस्ती हो रही है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, देन ही रिएक्ट्स। विद्या बालन, जी। माधुरी दीक्षित, हुँ, भूल भुलैया 3, जी। वो भी है फिल्म में, राइट? कौन? विद्या बालन, विजय बालन जी हैं। माधुरी जी हैं। देखिए, अभी जो लोग हैं, उनका हमने अनाउंसमेंट किया है। जो और नए लोग आ रहे हैं, उनका अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी फ़िल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही, वो चल रही हैं। बट विद्या बालन वापस जी, जो जी। ओरिजिनल भूल भुलैया, जी हाँ, जी हाँ। वो नॉस्टैल्जिक हो गई थी सेट्स पर। और देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ, जब पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी ना और मैंने देखी थी, मुझे विद्या जी का काम बहुत अच्छा लगा था।
आई थिंक बहुत ही खूबसूरत काम किया था उन्होंने। सिर्फ उन्होंने क्या, अक्षय जी ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे जो डायरेक्टर है अपना प्रेम जी, वो क्या फिल्म, खूबसूरत फिल्म बनाई थी। तो अब जब इस बार मैं फिल्म बना रहा था तो मेरे जहन में हमें था कि यार विद्या जी को होना चाहिए इस पिक्चर में। एंड लकीली यार मैं उनसे मिला जब, इतनी अच्छी तरह से थोड़ा सुनाया उनका ऐसा 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 है, एंड शी वाज एक्साइटेड एंड वो काम। तो अभी जो फर्स्ट डे शूटिंग पे आई तो इट वाज मतलब क्या बताऊँ मैं, उनका कुछ शूट किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एंड मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है आगे फिल्म में। क्या बात है। अक्षय कुमार, जी। इतने सारे फिल्म्स, जी। इनफैक्ट वापस मीम्स उनके फ्लैश होते हैं आपकी फिल्मों से, आते रहते जी। आते रहते, बट ऑफ लेट उनकी फिल्में नहीं चल रही। हम्म। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुना है कि इतना वंडर्स नहीं कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग विथ हिम सर? देखिए सर, ही इज़ स्टार। उनकी कई लोगों की लाइफ में ऐसा दौर गुजरा है, अच्छा वक्त बुरा वक्त वो गुजरता है। नहीं चल रही है, फिर जिस दिन 2 फिल्में चलेंगी, उनको मतलब इज़ अ बिग स्टार, खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत डांस करते हैं, एक्शन उनसे करवा लीजिए, कॉमेडी उनसे करवा लीजिए, रोना उनसे, मुझे लगता है इज़ अ कंप्लीट एक्टर। तो ऐसा हाँ, सम टाइम ये होता है कि कुछ स्क्रिप्टें उन्होंने जो शायद चुनी हो, कुछ लोगों के साथ जो काम करना चुना हो, शायद वो उतना उनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, या ये खुद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न। आप उनके साथ रेगुलरली टच में हो? या अभी मैं रिसेंटली मिला हूँ उनसे। उनके साथ यार ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा मैंने, वेलकम में, सिंग इज़ किंग में, थैंक यू में। एंड इतना मज़ा आया उनके साथ काम करने में, क्योंकि वो जिस तरह की पंक्चुअल है, वो 7 बजे की शूटिंग में बाकायदा 7 बजे आना, वो हमारे लिए बहुत दुश्वारी की बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। एंड हम लोग भी थोड़े डिसिप्लिन हुए, और बहुत खूबसूरत तीनों फ़िल्में बनाई और बहुत चली भी फ़िल्में, और उनके साथ एक अलग रिश्ता है। तो वो कभी-कभी हम लोग 1 साल नहीं मिल पाते, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है अरे कल तो मिले थे। तो वो उस तरह का रिश्ता है। तो अभी जब मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं अभी बीच में मिला हूँ उनको, एंड ही वाज़ मतलब ज़्यादा नहीं बोला उन्होंने, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरे पैर को देखा और जिस तरह बात की, तो समझ में आता है कि यार ये आदमी अंदर से कितना उनको दुःख हुआ है। तो वो दोस्ती है हमारी। वो दिख जाता है, हाँ, हाँ। महसूस होता है। यार देखो अनिल भाई, आप जो है ना ये फिजियो करवाते रहना, ये मत सोचना कि मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी चोटें लगी है, मैंने बहुत एक्शन किया है, मैंने बहुत अपने आप को तोड़ा है और फील किया है मैंने, तो ये करना, ये बस रियली वॉरिड। इतनी फिल्में गोविंदा के साथ भी, जी। कुछ लोगों का कहना है कि गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग बेस्ट है इंडस्ट्री में। 100%। डू यू से द सेम? आप भी या मानते नो, हैं? कोई शक ही नहीं है, इज़ अ ग्रेट एक्टर। और जो कॉमेडी वॉमेडी वो कर सकते हैं, वो तो बाप रे बाप, मतलब बहुत ही कमाल करते रहे। कितनी फिल्में उनके साथ दिखी और कितनी चली है फिल्में, आँखें, शोला शबनम, बोला, बहुत फिल्में, दीवाना मस्ताना, वो जो टाइमिंग उनकी है, वो जो जादू है, वो मतलब वो राजा बाबू, देखिए क्या-क्या किया उन्होंने काम। मैंने तो काफ़ी फ़िल्में लिखी उनकी, और सारी फ़िल्में माशाल्लाह कामयाब रही है। एंड आई पर्सनली फील ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। फिर आप जैसे लोग जो उनकी कॉमिक टाइमिंग को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, स्क्रिप्ट्स करते हैं, उनको वापस क्यों नहीं लाते हैं आप? वी वुड लव टू सी गोविंदा विद अनीस बाज़मी। नहीं, क्यों नहीं वापस यार, मैं सिर्फ अकेला, मैं मतलब नहीं, बाकी कई लोग हैं जो चाहते हैं उनके साथ काम करना, और जिस दिन ऐसा मौका मिला कि हाँ ये पर्टिकुलर फ़िल्म है, ये पर्टिकुलर रोल है, एंड इसमें गोविंदा जी होने चाहिए, तो विल बी वेरी हैप्पी यार। इसलिए कि वो इतना पुराना एसोसिएशन है, और हमको भी पता है कि जो हमने सोचा है, लिखा है, वो जब करेंगे विल बी मतलब वो उस कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ लेके जाएँगे। क्रिटिक्स का रिव्यू आपको मैटर करता है सर? इनिशियली मैटर करता था मुझे। कब टूटा वो मैटरिंग, अगर मैं पूछूं तो? आफ्टर वेलकम। क्या हुआ सर? नहीं, वेलकम में उन्होंने बोला कि यार ऐसा लगता है कि ऑडियंस के सर पे वो डायरेक्टर जो है वो स्क्रू ड्राइवर लेके खड़ा हुआ है, और ऐसे धीरे-धीरे पिक्चर चलती रहती है और डालते रहते हैं। तो मुझे लगा यार ये कौन लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं फ़िल्मों के लिए, इतनी बड़ी हिट हो गई है, आज 15 साल से फ़िल्में देखिए, उसके मीम्स कितने आते हैं। ये मतलब एंड कई मेरे ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने बोला यार अनिल भाई हमने तो बहुत ख़राब लिखा था, लेकिन एक बात आपको बताएं, जब घर गए तो बच्चों ने बोला यार यही फ़िल्म देखनी है। तो उस टाइम ऐसा मुझे लगता है कि एक वो लगता है कि जो हँसने गाने वाली फ़िल्म है
वो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। ये हँसने गाने वाली फ़िल्म को बनाने में जो दुःख, दर्द, जो आँसू हम बहाते हैं, मुझे लगता है वो बहुत अलग किस्म का मामला होता है। एंड मुझे लगता है कि जो फ़िल्में मैंने देखी, मैंने लव स्टोरी बनाई हैं, मैंने रोमांटिक फ़िल्म बनाई है, मैंने सस्पेंस बनाई है, मैंने हॉरर बनाया है, कॉमेडी। लेकिन आज भी अगर आप मुझे पूछें तो पर्सनली एज़ ए मेकर मुझे लगता है कि कॉमेडी फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल है। और उसका एहसास जो है वो अब बहुत लोगों को होने लगा है कि नहीं यार, ये हँसने खेलने वाली फ़िल्में जो है ना, इसको इस तरह बनाना और इस तरह हिट करना, इट इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। तो अब जो है वो थोड़ी इज़्ज़त जो है वो अलग देने लगे हैं और उनकी समझ में आने लगा है। तो हम बाकी यहाँ आके ये है मेरी कोशिश कि यार कुछ फ़िल्में ऐसी बनाऊँ जो उनको भी अच्छी लगे, लेकिन मेरा मकसद कभी ये नहीं रहा कि सिर्फ़ उन्हें अच्छी लगे, ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगे और उसके साथ अगर उन्हें अच्छे लगे तो इट विल बी अ बोनस। मुझे लगता है कि क्रिटिक्स को लगता है कि जो हंसने वाली फिल्में होती है जी। वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, और उनको वो फिल्में कभी कभार पसंद आती है जो उनको खुद समझ नहीं आती है कभी जी, कभार। जी, जी, अक्सर होता है ऐसा, बट अभी उनके ओपिनियन से कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि मुझे लगता है कि आप फ़िल्म बनाते हैं सिर्फ़ एंटरटेन होने के लिए। अब उसका कोई रास्ता दूसरा नहीं है। आप इंटेलिजेंट बात करो, आप इनोसेंट बात करो, आप हँसाओ, आप कुछ भी करो, उसका दी एंड होना चाहिए कि भई आपकी पिक्चर ने लोगों को एंटरटेन किया या नहीं किया, और उस फ़िल्म को कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, उसका जो तराज़ू है वो सिर्फ़ ये है कि ये फ़िल्म कितनी चली है, कितनी नहीं चली। लोग अक्सर कहते हैं कि फ़िल्म अच्छी नहीं थी, चल गई। आई डोंट बिलीव दैट। मुझे लगता है कि अगर फ़िल्म अच्छी है तो वो चली है तो अच्छी होगी, और अगर उस वक़्त हमें समझ में नहीं आ रहा है तो अगर गौर से अंदर घुसेंगे तो पता लगेगा कि यार शायद ये 2 रीज़न है जिसकी वज़ह से फ़िल्म वर्क की है। इतने लोगों को एक ही चीज़ पसंद आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अगर फ़िल्म ठीक नहीं है तो। अनीस भाई, सच्चे दिल से बता, कभी ऐसा हुआ है कि एक फिल्म बना रहे हैं जी, जो लोगों को हंसाएगी, जी। जब लोग देख रहे हैं वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, बट अनीस भाई ने वो फिल्म बनाते वक्त वो खुद अंदर ही अंदर दुखी थे या मायूस थे, कोई भी कारण हो, जिंदगी कोई कारण हो, पर आप बना रहे थे, पर आप अंदर ही ना आप हर्ट हो रहे थे किसी बात से? नहीं, ऐसा होता है अक्सर लाइफ में, लेकिन अब जैसे कोई मेरी पर्टिकुलर फिल्म के साथ हुआ है? नहीं, जैसे मैं आपको बताऊँ, नहीं ऐसा मतलब कई मर्तबा ये लगता है कि नहीं यार ये और अच्छा कर सकते थे बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, कभी एक्टर की डेट, कभी कोई सेट की प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। देखिए, आपको फ़िल्म मेकिंग का दूसरा जो अगर आप मायने बोले दैट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके ज़हन में है कि ये करना है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, तो वो कितनी खूबसूरती से आप करते हैं। और आपको, क्योंकि जब स्क्रीन पे फ़िल्म चल रही है तो वो नीचे आप सबटाइटल में लिख नहीं सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ लिख लेते हैं, तो उस तरह आप अपना रीज़न नहीं लिख सकते कि ये रीज़न था जिस वज़ह से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ जो स्क्रीन पे दिखाई ना दे, वहाँ तक ठीक है। तो होता है दुःख समटाइम। मैंने कई मर्तबा, मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी उस फ़िल्म में, वेलकम में, और आई वाज़ शूटिंग इन द हॉस्पिटल एंड मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे होश ही नहीं था। तो नाना जी मेरे साथ बैठे हुए थे, डॉक्टर एंटर हुए एंड डॉक्टर नाना जी को साइड में लगे, बोले कौन है? बोले ये डायरेक्टर है। बोले सर इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको अभी इमीडिएटली हॉस्पिटल में आप एडमिट करवाइए। तो नाना जी मुझे बोले ऐसा-ऐसा। अरे मैंने बोला सर मैं शाम को हो जाऊँगा, अभी ये शूटिंग करनी है हम लोगों को। तो मैंने एक सीन शूट किया और मुझे याद नहीं है, वो आज भी याद नहीं है। तो जब मैं एडिटिंग में बैठ के वो सीन देखा तो मुझे बहुत शॉक लगा था, ये सीन मैंने कब कर लिया? तो मुझे पूरा वो सीन, जो आई थिंक फ़िल्म का वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सीन होगा, जब अस्पताल में नाना और अनिल जी आते हैं और उनको पता लगता है कि फ़िरोज़ खान के बेटे को गोली मार दी गई है, और उसमें सारे और भी लोग हैं, वो सब आके देखते हैं, और वो बड़ा कॉमेडी सीन था। तो वो सीन मुझे आज भी, मुझे याद नहीं है कि मैंने शूट कब किया। तो एक वो होता है कि समटाइम आप कहीं और रहते हैं, लेकिन अगर आप फ़िल्म से जुड़े हैं, तो वो ठीक होता है, हो जाता है। माय गॉड, आपको याद भी नहीं था एडिटिंग? टिल नाउ आई डोंट रिमेंबर कि ये सीन मैंने कहाँ शूट किया, कब शूट किया, किन हालात में किया। मेरे कंटीन्यूअस नाक में से ब्लीडिंग हो रही थी, और वो मैं आइस तकलीफ ऐसे बैठा हुआ था, ऐसा था मेरा हाल। और मैं बड़े जोश से फ़िल्म बनाता हूँ, तो मेरा एक्शन और कट करने का एक्शन कट बहुत, उस दिन एक्शन कट ऐसा था हिसाब। उसके बाद जब मैंने सीन देखा तो आई वाज़ लाफिंग, हो तो यार कितना खूबसूरत हुआ है, एंड आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कब शूट किया। जैसे कहते हैं ना,
कॉमेडी फिल्म्स आर नॉट इजी, है ना? हाँ हाँ, कॉमेडी नहीं है। मेरा लास्ट सेगमेंट सिड के का अंगार, अंगार वाले सवाल। फिरोज खान की लास्ट मेमोरी क्या है आपकी सेट्स पर? सेट पे तो खैर उनके साथ बहुत काम किया। मेरी लास्ट मेमोरी है कि जब वो अपना दुबई से निकले तो उन्होंने मेरे लिए कुछ परफ्यूम की बोतल्स रखी हुई थी और एक बहुत खूबसूरत ख़त लिखा हुआ था मेरे लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ आने के बाद भी वी वर शूटिंग इन दुबई एंड ही वॉज हियर, एंड उसके बाद भी ही यूज्ड टू कॉल अस, अनीस कैसे हो, या एंड वेयर इज नाना। तो मैं नाना जी को बोलता, नाना जी खान साहब का फ़ोन है। तो खान साहब का ये अनिल जी, हम सब बातें करते थे एंड एक्चुअली वो मिस करने लगे थे हमको। 8-10 दिन हुआ हम ऐसा शूटिंग की, उसके बाद जब आए तो वो ऐसा उस पिक्चर में माहौल बन गया था विद नाना जी, अनिल जी, वो दोनों बैठे रहते थे साथ में, सब बड़ा खूबसूरत माहौल था। एंड आई थिंक दैट टाइम ही वॉज नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, इसलिए तबीयत कुछ ख़राब थी। बहुत दोस्ती सबकी हो गई थी। तो यहाँ आने के बाद भी कई मरतबा फ़ोन करते रहे, तो उनकी यादें तो हमेशा साथ में हैं। मुझे लगता है जो फ़िल्म मैंने वो बनाई थी, वो रोल जो लोगों को उतना पसंद आया, शायद उतना बड़ा लिखा हुआ नहीं था, बट बिकॉज ऑफ खान साहब प्रेजेंस, ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी है पूरा, तो वो लोगों को बहुत इसलिए पसंद आया कि खान साहब ने किया। वेलकम या सिंग इज किंग, कौन सी फिल्म ज्यादा दिल के करीब है? डोंट से बोथ। वेलकम। क्यों? तो बहुत मूड में बनाई थी मैंने फिल्म, अजीब, मैं बहुत खुश था। और अक्सर कई फिल्में ऐसी होती है वेर मुझे शूटिंग में भी फील होता है कि जिस सीन में मैं बहुत खुश रहता हूँ ना, और मैं बहुत मस्ती करता हूँ, मजाक करता हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ, तो वो सीन्स बहुत अच्छे होते हैं। कतरीना कैफ या आथिया शेट्टी, किससे कॉमेडी करवाना ज्यादा मुश्किल है? नहीं, मुझे लगता है कि कतरीना जो है वो तो अच्छा कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक कॉमेडी का ताल्लुक है, तो आई थिंक जिस तरह मैंने अथिया के साथ काम किया, शी वॉज वेरी न्यू, तो वो क्या टाइम लगता है ये टाइमिंग लेने में, समझने में। वन पिक्चर जो आप रिग्रेट करते हैं आपने की, वो कौन सी फिल्म? नहीं, आई डोंट रिग्रेट। मुझे लगता है कि नाम बताने की जरूरत नहीं है अब। नहीं, मुझे लगता है ठीक है, गलत फिल्म हुई है, उसमें भी कुछ फिल्में मेरी जो नहीं चली है। अगर कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर वो देखिए क्या है, उसमें इंडिविजुअली सम सीन्स आर ब्रिलियंट, तो वो मुझे ऐसा दुख तो नहीं हुआ। हाँ ठीक है यार, मैंने मेहनत की थी, काम किया था, अपना ही बच्चा है, वो बच्चा जो है थोड़ा बीमार निकला, तो थोड़ी सिंपैथी है उससे, ये नहीं है कि कोई उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक टर्मिनोलॉजी होती है इंडस्ट्री में, समोसा क्रिटिक्स। हाँ, यानी कि वो कभी कभार पैसे मांग लेते हैं रिव्यूज के लिए। जी। आपको किसी ने नहीं, कभी मैंने पूछा? सुना है ऐसा। नहीं, मैंने ऐसा सुना भी है और आई एम श्योर कि ऐसा ज़रूर होता होगा, बट यार मेरे से आज तक किसी ने मांगा नहीं। शायद उनको ये पता होगा मैं दूंगा भी नहीं, इसलिए कि वो तारीफ़ जो मैं अपने पैसों से करवाऊँ, क्या मतलब, वो क्या तारीफ़ हुई। कभी हुआ कि क्रिटिक ने बैंड बजा दिया आपकी फिल्म पर, बाद में मिले और बोले यार मैंने गलती कर दी? लॉट ऑफ टाइम बोले हाँ यार आपकी पिक्चर की बैंड बजाई। अगर उनको याद नहीं है तो मैंने पूछा कि सर आप देखिए वो पिक्चर के लिए आपने क्या लिखा और ये क्या, तो फिर वो हाँ यार होता है यार, उस टाइम नहीं समझ में आया, उस टाइम ऐसा लगा, लेकिन नहीं यार फिल्म तो अच्छी बनाई थी। दे आर डूइंग देयर वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। व्हाट डज सलमान खान मीन टू यू? ही इज़ दिल खान। मतलब मैं तो उन्हें क्या बताऊँ यार, कि अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, बहुत कम लोग हैं इस लाइन में जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि वो अच्छे इंसान हैं। उन एक कम लोगों में से ये हैं। ही इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन, वो पूरा दिल है इंसान। कुछ किया आपके साथ जो आपने बोला यार वाह कोई और नहीं करता पर सलमान खान ने की? नहीं सर, वो तो क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी कुछ की है कि मुझे नहीं लगता कि और कोई कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज इन आई थिंक इन श्रीलंका, वी वर शूटिंग फॉर रेडी। सो उस ज़माने में उस टाइम पे वहाँ पर काफ़ी क्रिकेटर्स, कुछ मैच भी चल रहा तो आए हुए थे। माई सन वॉज विथ मी, फैज़ान, एंड ही वॉज वेरी स्मॉल, कुछ 10-11 साल का, और वो इतना शौकीन अपना क्रिकेट का, वो बैट और बॉल लेके सोता था साथ में। तो उसने नीचे देख लिया शोएब अख्तर को, युवराज सिंह को, एंड मैं था भाई के साथ बैठा हुआ, सलमान भाई के, तब आ गई यार पप्पा। तो वो बच्चा छोटा सा था,
मुझे यार ऐसा करो कि मुझे क्रिकेट खेलनी है और ये मुझे बॉलिंग करें, क्या नाम शोएब अख्तर। मैंने बोला आर यू मैड अबाउट, यू आर इन स्लीप। तो वो थोड़ा डिस्कस करने लगा तो भाई ने सुन लिया। मैंने बोला क्या, नहीं मतलब कुछ नहीं वो ऐसा कुछ जा रहा है, ए कम हियर फैतान, क्या चाहिए, क्या हुआ? बोला अंकल वो शोएब अख्तर आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ क्रिकेट खेलूँ, वो मुझे बॉलिंग करें। ठीक है बैठो। रात को आई थिंक 12:30-1 बजा होगा, उन्होंने फ़ोन लगाया शोएब को, तो शोएब भी आ गए, फिर युवराज भी आ गए और 2-3 क्रिकेटर्स थे, वो सब आ गए। एंड वी वर स्टेइंग इन सम 5-स्टार होटल इन द वो जो लॉबी है उसमें फैज़ान जो है वो क्रिकेट खेल रहा था एंड शोएब अख्तर साहब जो है वो बॉलिंग कर रहे थे एंड भाई जो है फील्डिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि रात के 1 बजे एक बच्चे के बोलने पर इतने लोगों की, अच्छा वो देखिए उनका प्यार उन लोगों के लिए क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं कि उन्हें बुलाया, वो लोग जो है उनको कितना प्यार करते होंगे जो एक फ़ोन पे रात को 1 बजे आके बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है और कोई मतलब कर सकता है। सलमान भाई जो है वो दिल वाला आदमी है, अगर दिल है तो ठीक सब है एंड कमाल इंसान है वो। अनीस भाई आपके पास भी बहुत बड़ा दिल है, इसलिए लोग अपना दिल खोल कर आपसे प्यार करते हैं। दैट्स वाई आप अच्छाई ढूंढते हैं लोगों में, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। मैं यही चाहता हूं कि जिंदगी भर आप खुशियां बांटते रहे। पैर में चोट है, क्रचेस के साथ आए हैं, पर एक मोमेंट भी आपने मुझे महसूस नहीं करने दिया कि आप इंजर्ड है। आप हर मिनट में इतना प्यार बांटते, इतना अफेक्शन देते, तभी आपकी फिल्म्स लोगों को इतनी खुशियां देती है। Thank you for being you. Thank you very much and it's a pleasure talking with you. And I really mean Thank you very much. Thank you for spreading joy. बहुत शुक्रिया। Anis Bazmi.